पुस्तक 4, अध्याय 1, उसकी प्रतीक्षा। जी निंग जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन उसे लगा कि उसके आसपास का इलाका कितना शांत था, कितना भयानक सन्नाटा। वह कुछ भी सुन नहीं सका। साथ ही उसके पूरे शरीर में संवेदनाएं खत्म हो गई थीं। उसके दुष्ट देव जैसे शरीर की शक्तिशाली जीवन शक्ति ने तुरंत काम करना शुरू कर दिया और उसकी दिव्य शक्ति ने तुरंत सब कुछ ठीक करना शुरू कर दिया। उसके शरीर की फटी हुई मांसपेशियां और त्वचा, यहाँ तक कि उसकी फटी हुई आंतें और अंग भी तेजी से ठीक होने लगे। निंग के कान अब फिर से सुन सकते थे और उसके शरीर में फिर से संवेदनाएं आने लगीं। दर्द, कितना दर्द! निंग ने जल्दी से दूर तक देखा। उस पल में जब उसकी सारी संवेदनाएं और सुनने की शक्ति पूरी तरह चली गई थी, वह बहुत डर गया था। सच में बहुत बहुत भयानक। निंग उस दूर झुके हुए काले बालों वाले राक्षस को घूर रहा था, जिससे एक घनी जानलेवा आभा निकल रही थी। उस थप्पड़ की गति इतनी तेज थी कि मैं बिल्कुल भी बच नहीं सका। उसकी ताकत उन 9 अजीबोगरीब दानवों की संयुक्त ताकत से भी कहीं ज्यादा है। काले बालों वाला राक्षस चुपचाप खड़ा रहा, उसकी तैलीय हरी आंखें निंग को घूर रही थीं। उसने एक कर्कश आह भरी, जिसमें अंतहीन निराशा और निराशा झलक रही थी। मैंने बहुत देर तक इंतजार किया है, इतना लंबा कि मैं समय भूल गया हूँ। तुम्हें बस तीनों परीक्षाओं को बिना मरे पार करना है। तुम्हें मुझे मारने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस मुझे गिरा देना है, मुझे घायल कर देना है। बस। बड़ी मुश्किल से निंग अपने पैरों पर खड़ा हुआ, जमीन खून से सनी हुई थी। तुम्हें गिरा दूंगा। निंग ने झुके हुए काले बालों वाले प्राणी को घूर कर देखा। नहीं, ज्यादा सटीक तौर पर कहूं तो जब तक तुम मुझे घायल कर सकते हो, मेरी त्वचा को तोड़ सकते हो, मुझे खून से लथपथ कर सकते हो। काले बालों वाले प्राणी ने धीरे से कहा, मैं तुरंत गिर जाऊंगा। मैंने पहले ही हिसाब लगा लिया है। पिछली बार जब अमर जुहुआ एक शिष्य की भर्ती कर रहे थे तो 10 लोग ऐसे थे जिन्होंने परीक्षाएं पूरी कर ली थीं और मेरे सामने उपस्थित हुए थे। वहां बहुत उपद्रव था। उनमें से एक युवक मुझे घायल करने के लिए एक अत्यंत शक्तिशाली दांवसीर पर निर्भर था, लेकिन मैं गिरने के बजाय बस एक कदम पीछे हट गया। अगर मैं गिर गया होता तो मुझे ये अनगिनत अकेले साल सहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अकेलापन सचमुच भयानक होता है, बहुत भयानक। ये सुनकर निंग ने अपनी सांस रोक ली। उसके सामने काले बालों वाला प्राणी वास्तव में अमर जुहुआ के युग में मौजूद था। वह निश्चित रूप से अमरता का प्रशिक्षण नहीं ले रहा था, क्योंकि एक साधारण अमर के लिए इतना लंबा जीवन जीना संभव नहीं था। केवल दिव्य अमर बनकर ही किसी की वास्तविक आयु असीमित हो सकती है, लेकिन कोई दिव्य अमर अपने सामने वाले व्यक्ति जैसा नहीं हो सकता। बहुत संभव है कि दिव्य अमर की एक ही सांस निंग को छिन्न भिन्न कर दे। गुरु ने बस इतना ही कहा था कि जो कोई मुझे घायल करके गिरा देगा, उसे इस परीक्षा में पास मान लिया जाएगा। काले रोएदार जीव ने कर्कश स्वर में धीरे से कहा, आओ, मुझे घायल करो। जब तक तुम मुझे घायल कर सकोगे, मैं तुरंत गिर जाऊंगा, तुम्हें चोट पहुंचाऊं। निंग की दिव्य इच्छा ने एक बार फिर उन 2 डाकनॉर्थ तलवारों को उठा लिया। उसकी कटी हुई उंगलियां फिर से जुड़ गईं। ये काले बालों वाला राक्षस बस चुपचाप देख रहा था, दखलंदाजी नहीं कर रहा था। काले बालों वाले राक्षस ने निंग की ओर देखा, फिर धीरे से बोला, पूरी ताकत से मुझ पर हमला करो। अनगिनत सालों में मुझसे पहले जितने भी लोग आए हैं, मैंने उन्हें यही मौका दिया है। जब तक कोई मुझे चोट पहुंचा सकता है, मैं तुरंत गिर जाऊंगा। बस उनमें से कोई भी मुझे चोट नहीं पहुंचा पाया, एक भी नहीं। निंग का दिल कांप उठा। सिर्फ एक बार जब अमर जुहुआ एक शिष्य की भर्ती कर रहे थे, उस दावसील ने मुझे घायल किया था। मैं क्यों नहीं गिरा? सिर्फ एक बार। मैं वह अवसर चूक गया और फिर कभी नहीं मिला। काले बालों वाला वह प्राणी बहुत धीरे से बोला। अनगिनत वर्षों के अकेलेपन से त्रस्त होकर वह अब जीना नहीं चाहता था। उसे घायल कर दो। निंग भयभीत और हैरान था। इस प्राणी के अनुसार, जो संभवतः फिंगॉड युग से जीवित था, केवल एक ही व्यक्ति उसे घायल कर पाया था, और वह भी दावसील के माध्यम से। इन लोगों में जो इतने सालों से यहाँ तक पहुँचे हैं, संभवतः वे प्रतिभाशाली लोग भी शामिल थे जो दाव के सच्चे अर्थ को समझने के स्तर तक पहुँच चुके थे। निंग को असहनीय दबाव महसूस हुआ। मुझे क्या करना चाहिए? आओ। काले बालों वाला वह जीव कुबड़ा शरीर लिए आगे बढ़ने लगा। आओ, मुझे घायल कर दो। निंग ने अपनी डाकनॉर्थ तलवारें कस लीं। स्वूश! निंग अचानक हवा में उछल पड़ा। उसके हाथों में 2 दाव मुहरें दिखाई दीं। वे एक प्रकाश शरीर मुहर और एक दिव्य गति मुहर थीं। हालांकि उसे लाशों के भंडार में जादुई खजानों में कई दाव मुहरें मिली थीं, लेकिन अनगिनत वर्षों के दौरान लगभग सभी अपनी जादुई शक्ति खो चुकी थीं और बेकार हो गई थीं। केवल 100 या उससे ज्यादा मुहरें बची थीं, जिनमें दिव्य गति शरीर मुहर और प्रकाश शरीर मुहर सबसे आम थीं। सक्रिय होते ही दोनों दाव मुहरें तुरंत उसके शरीर में प्रवेश कर गईं। मर जाओ। निंग ऊपर की ओर बढ़ा, गलियारे की छत तक पहुंच गया, फिर अपने दोनों पैरों से लात मारी। विंडविंग इवेशन का उपयोग करते हुए उसने प्रीफेक्चर के शीर्ष से नीचे की ओर हमला किया। इस समय निंग अपनी गति की सीमा तक पहुंच गया था। मरना। निंग की पूरी ताकत उसके दाहिने हाथ में डाकनॉर्थ तलवार पर केंद्रित थी, जो सीधे नीचे की ओर वार कर रही थी। काले रोएदार जीव का झुका हुआ शरीर रुक गया। उसने अपना सिर उठाया और अपनी तैलीय हरी आंखों से नीचे की ओर बढ़ते निंग को घूरने लगा। वह बस देखता रहा, चुपचाप देखता रहा। उसकी आंखों में जरा भी जान नहीं थी, बहुत धीमी और सुन्न लग रही थीं। वर्षा की बूंद। पियर्स रॉक्स। निंग नीचे की ओर झपटा, उसकी तलवार की नोक पानी की एक बूंद में बदल गई। टप! वह उस काले रोएदार प्राणी के रोएदार चेहरे पर टपकी। इस क्षण उसकी दिव्य शक्ति और उसकी जियांतियान की दोनों ही पूरी शक्ति से मुक्त हो रही थीं, और उसकी तेज गति की भेदक शक्ति ने
वर्षा की बूंद के वास्तविक अर्थ के साथ मिलकर एक अत्यंत भयानक तलवार का रूप ले लिया था। तलवार की नोक काले बालों वाले प्राणी के चेहरे पर जा लगी, जो बस ऊपर उठे चेहरे से निंग को देखता रहा। तुम अभी बहुत दूर हो, काले बालों वाले उस जीव ने आह भरी। उसकी तैलीय हरी आंखें असीम निराशा से भर गईं। मुझे इंतजार करते रहना होगा, इंतजार करते रहना होगा। जहां तक तुम्हारी बात है, मेरे पास तुम्हें मार डालने के अलावा कोई चारा नहीं है। निंग की तलवार काले बालों वाले जीव के चेहरे पर लगी थी, लेकिन कोई चोट नहीं पहुंचाई थी। यह मानने को तैयार नहीं, डार्कनॉर्थ की तलवार ने अपने दोनों हाथों में रेन लाइन और मॉथ फ्लाइज इनटू द फ्लेम जैसे दो जबरदस्त घातक प्रहार किए, जिससे जीव की छाती और चेहरे पर वार हुए। लेकिन एक बार फिर वह उस जीव को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका। पीछे हटो। निंग जल्दी से दर्जनों मीटर पीछे हट गया। काले बालों वाला वह झुका हुआ जीव धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा, धीरे धीरे घिसटता हुआ, लेकिन हर कदम के साथ दर्जनों मीटर आगे बढ़ रहा था। गति के मामले में वह वास्तव में निंग से भी तेज था। चाहे चलने की गति हो या हमले की गति, वह निंग से तेज था। इस परीक्षा के गलियारे में निंग का पहली बार किसी से सामना हुआ था जो उससे तेज था। इससे पहले वह भागने और अपने लिए समय खरीदने के लिए अपने विंडविंग इवेशन पर भरोसा कर सकता था, लेकिन इस बार वह ऐसा करने में सक्षम नहीं था। उसकी त्वचा इतनी सख्त कैसे हो सकती है? निंग अतुलनीय रूप से बेचैन था। हालांकि जियांटियन स्तर के दूसरे फेंट गॉड बॉडी रिफाइनर जो पहले यहाँ गिर चुके थे, इस बात का सबूत थे कि इस काले बालों वाले प्राणी को नुकसान पहुंचाना एक अतुलनीय रूप से कठिन काम था। फिर भी निंग को निराशा का एहसास हुआ, क्योंकि उसने खुद पूरी ताकत से हमला किया था और फिर भी दूसरे के चेहरे को खरोंचने में असमर्थ था। मर जाओ, संघर्ष करना बंद करो। कर्कश आवाज गूंजी और झुकी हुई काली बालों वाली आकृति कहीं से निंग के पास प्रकट हुई। निंग का शरीर तुरंत 3 अग्निकमल और 3 जलकमल की पंखुड़ियों से घिर गया, जो धीरे धीरे विपरीत दिशाओं में घूम रहे थे और एक उत्तेजक शक्ति उत्पन्न कर रहे थे। लेकिन इस काले रोएदार प्राणी के लिए जलज्वाला कमल द्वारा उत्पन्न शक्ति कुछ और नहीं, बल्कि छोटी छोटी लहरों के बीच चलने जैसा था, जो उसके शरीर को हिला भी नहीं पा रहा था। निंग के दोनों हाथों ने एक बार फिर रेनड्रॉप पियर्सेस रॉक्स हमला किया। काले बालों वाले प्राणी के पैरों और जन्नांगों पर वार किया। मैं भाग नहीं सकता और बचाव बेकार है। मुझे बचने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। मारो मारो मारो। शायद उसके शरीर के दूसरे हिस्सों में कोई कमजोरी हो जहां मैं छुरा घोंप सकूं। निंग बिल्कुल भी हार नहीं मानेगा। संघर्ष करना बंद करो। काले बालों वाले उस जीव ने आह भरी और उसकी पंखे जैसी विशाल हथेली एक बार फिर निंग की ओर झुकी। निंग की तलवारों से उसे कोई लेना देना नहीं था और उसने अपनी हथेली निंग के शरीर पर पटकते हुए उन्हें अपने शरीर पर वार करने दिया। टकराना। निंग ने जो कवच प्रकार का जादुई खजाना पहना हुआ था, वह तुरंत फट गया और उस घने घातक आभा से भरी विशाल हथेली सीधे निंग की छाती के आर पार हो गई और फिर निंग खुद बहुत दूर उड़ गया। टकराना। निंग जमीन पर पड़ा था, उसकी छाती में एक बड़ा सा छेद था। उसका शरीर लगभग 2 टुकड़ों में बट गया था। निंग वहीं पड़ा था, हिलने डुलने में पूरी तरह असमर्थ। उसकी छाती में अचानक इतना बड़ा छेद हो जाने से उसका पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो गया था। उसे अपने शरीर में प्राण शक्ति के पुनः सक्रिय होने का इंतजार करना था, लेकिन इसके लिए समय चाहिए था। उसे फिर से हिलने डुलने की क्षमता वापस पाने में शायद आधा मिनट लग जाता, लेकिन वो दूर खड़ा काले बालों वाला जीव फिर से चल पड़ा था। शायद बस एक पल में ही वो निंग के सामने होगा। मर जाओ। उस काले रोएदार प्राणी की झुकी हुई आकृति आगे बढ़ी। नहीं। निंग का दिल अतुलनीय जोश से भर गया था, जीवन के लिए जोश। वह पहले भी मर चुका था और पाताल लोक भी गया था और दादी मेन का अमृत भी देखा था, इसलिए वह जीवन की और भी ज्यादा चाहत रखता था। वह दादी मेन का अमृत पीने नहीं जाना चाहता था। मुझे क्या करना चाहिए? मैं कैसे जिंदा रह सकता हूँ? मैं हिल भी नहीं सकता। अभी मेरे पास बस मेरी ईश्वरीय इच्छाशक्ति ही बची है। क्या मैं अपनी ईश्वरीय इच्छाशक्ति पर भरोसा करके डार्कनॉर्थ तलवारों को लपेटकर उस काले बालों वाले जीव को भेज सकता हूँ? निंग को निराशा महसूस हुई। निंग अच्छी तरह जानता था कि दैवीय इच्छाशक्ति कितनी शक्तिशाली होती है। जब उसने आयरनवुड जान को मारा था, तब उसने इसकी जांच की थी। दैवीय इच्छाशक्ति पेड़ों और पत्थरों को लपेटने में सक्षम थी, और वह भी उस बल से जो लगभग एक अंतिम अवस्था वाले जियांटियन फेंट गॉड बॉडी रिफाइनर के बराबर था। भौतिक रूप से बनी इच्छाशक्ति बहुत शक्तिशाली और प्रबल होती है, लेकिन अभी इसका क्या फायदा? मेरे पास भी है। काले बालों वाले जीव को पास आते देख निंग को अचानक कुछ याद आया और वह वीरता से चीख पड़ा। सब बाहर। अभी हुआ। निंग के आसपास के इलाके में एक के बाद एक जादुई खजाने घने झुरमुट में कहीं से प्रकट हो रहे थे। कृपाण, तलवारें, भाले, हजारों जादुई खजाने वहां मंडरा रहे थे। ये जादुई खजाने उसकी दिव्य इच्छा से नियंत्रित थे और भालों की नोकें, तलवारों की नोकें और भालों की नोकें सभी उस काले बालों वाले प्राणी की ओर तानी हुई थीं। मेरे सारे जियांटियन की। चलो चलें। निंग पूरी तरह पागल हो गया था। उसके डेंटियन में मौजूद जियांटियन की हर जादुई खजाने में पूरी तरह समा गई थी। ये सभी अज्ञात जादुई खजाने थे जो अनगिनत वर्षों से मृत जियांटियन जीवों द्वारा छोड़े गए थे। निंग इन्हें आसानी से बांध सकता था। ये सभी जियांटियन विशेषज्ञों द्वारा इस्तेमाल किए जा सकते थे, लेकिन आमतौर पर जियांटियन विशेषज्ञ इन्हें अपने हाथों से चलाते थे। निंग अपनी दिव्य इच्छाशक्ति के कारण जादुई खजानों को चलाने में सक्षम था। ऐसा लग रहा था मानो हजारों हाथों ने अचानक हर एक जादुई खजाने को छीन लिया हो और उन्हें काले बालों वाले प्राणी पर निशाना बना दिया हो। उसकी सारी जियांटियन की हर जादुई खजाने में समा गई थी, जिससे निंग की मेरिडियन फट गई थी।
आमतौर पर एक जियांटियन जीवन रूप बहुत लंबे समय तक लड़ सकता था, लेकिन निंग ने अपनी सारी जियांटियन की का इस्तेमाल हजारों जादुई खजानों में बिखेरने के लिए कर लिया था, जिससे उसकी मात्रा कम हो गई थी। मारना। निंग का बुरी तरह क्षतिग्रस्त, पूरी तरह से अचल शरीर वहीं पड़ा था और वह अपने चेहरे पर एक क्रूर भाव लिए वीरतापूर्वक चीख रहा था। उनकी वीरतापूर्ण चीख जीवन के प्रति अतुलनीय उत्साह से भरी थी। स्वेश 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 स्वेश। अनगिनत तलवारों की चमक, कृपाणों की चमक, भालों की चमक और भी बहुत कुछ। सबकी चमक ने पूरे गलियारे को एक चमकदार सफेद दीवार में बदल दिया। ये सभी बेजोड़ सटीकता के साथ निशाना साध रहे थे और एक ही समय में उस काले बालों वाले जीव के शरीर पर वार कर रहे थे, जिसने पहले ही अपनी आंखें बंद कर ली थीं और अपनी बाहें फैला दी थीं। टकराना। पुस्तक 4, अध्याय 2, 5वां गुरु। हजारों जादुई खजाने तलवार की रोशनी, ब्लेड की रोशनी, भाले की रोशनी और भी बहुत कुछ की किरणों की तरह फूट पड़े। वे हजारों जियांटियन की रिफाइनर्स की तरह एक साथ हमला कर रहे थे, लेकिन जी निंग ने ये सब अकेले ही किया। अगर निंग आत्मा के दिव्य इच्छा स्तर तक नहीं पहुंचता तो उसके लिए इतने सारे जादुई खजानों को इतनी सटीकता से नियंत्रित करना संभव नहीं होता। यदि निंग ने एक फील्ड गॉड बॉडी रिफाइनर के रूप में जियांटियन स्तर पर ऐसी आश्चर्यजनक पुनर्योजी क्षमताएं प्राप्त नहीं की होती, तो वह इतनी तेजी से अपनी सारी की को बाहर की ओर विस्फोटित नहीं कर पाता। केवल एक चीज जो होती वह ये कि उसकी धमनियां और मेरिडियन पूरी तरह से टूट जाते, जिसके परिणामस्वरूप वह अपंग हो जाता। स्वेश। काले बालों वाला वह जीव न तो रुका, न ही जरा भी चकमा दिया। उसने अपनी बाहें फैला लीं और आंखें बंद कर लीं। वह इंतजार कर रहा था, उम्मीद कर रहा था। गलियारा शोर से भरा हुआ था। काले बालों वाला वह जीव मानो पहाड़ टूट पड़ा हो। गड़गड़ाहट की आवाज के साथ वह नीचे गिर पड़ा। क्या मैंने उसे घायल कर दिया? निंग अतुलनीय आशा से घूर रहा था। इस समय उसका शरीर तबाह हो चुका था। उसकी शिरोबिंदु और धमनियां फट चुकी थीं और उसकी जियांतियान की एक भी बूंद शेष नहीं थी। जरूर जरूर, निंग ने उम्मीद भरी नजरों से देखा। दूर से गिरा हुआ काले बालों वाला जीव अचानक उठ बैठा और अपना सिर नीचे करके अपनी छाती देखने लगा। उसकी छाती पर उसका काला फर फट गया था, जिससे हल्का लाल मांस और गहरे हरे रंग का खून दिखाई दे रहा था। घाव से खून की एक पतली सी लकीर निकली और फिर घाव तेजी से भर गया और पीछे सिर्फ गहरे हरे रंग की खून की लकीर रह गई। निंग की आंखें तुरंत घूम गईं और उसने उस काले बालों वाले प्राणी की छाती पर गहरे हरे खून के निशानों को घूर कर देखा। सफलता। वह सफल हो गया था। वह जीवित रहेगा। पिताजी, माँ, मैं बच गया। निंग का शैतान जैसा शरीर तेजी से ठीक हो रहा था। हालांकि वह हिल डुल नहीं पा रहा था। निंग अपना दर्द भूल गया, बल्कि उस मुसीबत से पार पाकर उसे बेतहाशा खुशी हुई। मुझे घायल कर दिया, तुमने मुझे घायल कर दिया। दूर से काले बालों वाला प्राणी पहले तो स्तब्ध रह गया और फिर उसने अपना सिर उठाया, एक जंगली वीर चीख निकाली। इस वीरतापूर्ण चीख में अतुलनीय पागलपन, उदासी और मुक्ति की भावना समाहित थी। निंग अब किसी तरह उठकर बैठने में कामयाब हो गया और उसने दूर से काले बालों वाले उस प्राणी को घूर कर देखा। इस विशाल चीख में जो अकेलापन और पीड़ा सुनाई दे रही थी, जो खरबों वर्षों से दबा हुआ था, उसने निंग के दिल में भी एक खट्टी कड़वाहट पैदा कर दी। काफी देर बाद आवाज बंद हो गई। काले बालों वाला प्राणी खड़ा हुआ और निंग की ओर देखा। अपनी कर्कश आवाज में उसने कहा, शुक्रिया मेरे नए मालिक। जल्दी करो और इस अमर हवेली को बांध दो, हम फिर मिलेंगे। हुआ। इसके तुरंत बाद काले बालों वाला वह प्राणी हवा में गायब हो गया। निंग भी जल्दी से खड़ा हो गया। उसकी मेरिडियंस के पिछले घाव अब पूरी तरह से ठीक हो चुके थे और उसने जमीन पर बिखरे हजारों जादुई खजानों को इकट्ठा करके अपने भंडार में जमा कर लिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आखिरकार मैं तीसरी परीक्षा पास करने के लिए इन बिना रैंक वाले जादुई खजानों पर निर्भर रहूंगा। निंग ने एक लंबी सांस छोड़ी। जियांटियन स्तर का एक फेंट गॉड बॉडी रिफाइनर एक ही संयुक्त प्रहार में हजारों जादुई खजानों का इस्तेमाल कर सकता था। उसने ऐसी चीज के बारे में कभी सुना भी नहीं था, इसलिए इससे पहले उसने इस संभावना के बारे में सोचा भी नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस तरह की कार्रवाई केवल निंग जैसे विलक्षण प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिए ही संभव थी, जो स्पष्ट रूप से केवल एक जियांटियन स्तर का था और फिर भी जिसकी आत्मा पहले से ही दिव्य इच्छा के स्तर पर थी। निंग बचपन से ही नुवा पेंटिंग की कल्पना करता रहा था। नुवा पेंटिंग दिव्य लोक या पाताल लोक में भी सर्वश्रेष्ठ कल्पना तकनीकों में से एक थी। नश्वर लोकों में तो और भी कम। जीवंश जैसे लोगों ने तो कल्पना तकनीकों के बारे में कभी सुना भी नहीं था। दरअसल निंग का मानना था कि ग्रैंड जिया राजवंश के नियंत्रण वाले पूरे विशाल क्षेत्र में भी सर्वश्रेष्ठ कल्पना तकनीकों की तुलना नुवा पेंटिंग से नहीं की जा सकती। सफलता। मैं इस संकट से सफलतापूर्वक पार पा गया। निंग ने अपने आसपास के माहौल को घूरा। उसने दूर जमीन पर लाशें और कंकाल देखे और वह और भी भावुक हो गया। मृतक ये कंकाल बन गए। काले बालों वाले प्राणी ने जो कहा उसके अनुसार जो बच गया। मुझे नया स्वामी होना चाहिए। निंग को आगे बढ़ने की कोई जल्दी नहीं थी। इसके बजाय वह कमल की मुद्रा में बैठ गया और आराम करने लगा। उसके शरीर में मौजूद जियांटियन की को सामान्य होने में पूरा एक दिन लग गया। तभी निंग उठा और आगे बढ़ना जारी रखा। घुमावदार गलियारों से गुजरते हुए निंग ज्यादा तेजी से नहीं हिला, बल्कि उसने इस प्राचीन अमर संपदा का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। एक लंबे समय के बाद निंग ने देखा कि कुछ ही दूरी पर एक निकास द्वार था, जिसके बाहर एक खंभा धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। मैं पहुंच गया। निंग जल्दी से बाहर निकला और जैसे ही वह बाहर निकला उसे ठंडी सांस लेनी पड़ी।
यह एक अतुलनीय रूप से विशाल महल था, कम से कम हजारों मीटर ऊंचा। इस विशाल महल की तुलना में आसपास के सैकड़ों मीटर ऊंचे गलियारे बेहद छोटे लग रहे थे। महल के सामने एक विशाल प्रार्थना चटाई थी जिसका व्यास भी 300 मीटर था, और महल के पीछे इसके अलावा वहां सैकड़ों विशाल प्रार्थना चटाइयां भी बिखरी हुई थीं। इतनी बड़ी प्रार्थना चटाई, निंग के मन में कई सवाल उमड़ पड़े। प्रार्थना चटाई बैठने के लिए होती है, लेकिन ये 300 मीटर लंबी प्रार्थना चटाई, इस पर कौन सा दानव बैठेगा? और लगता है कि हॉल के सबसे ऊपर बैठने वाले दानव के अलावा उसके सामने सैकड़ों और दानव भी बैठे होंगे। अमर जुहुआ की अमर संपत्ति। निंग ने अपना सिर हिलाया। यदि अमर मानव होता तो उसका शरीर सामान्य मनुष्यों के समान आकार का होता। इसका कोई मतलब नहीं है। निंग जल्दी जल्दी इधर उधर घूमता रहा और ध्यान से महल का निरीक्षण करता रहा। पूरा महल बहुत पुराना और सादा था। उन सैकड़ों प्रार्थना चटाइयों के अलावा कोई और सजावट नहीं थी। एक के बाद एक सादे पत्थर के खंभे महल के हॉल को सहारा दे रहे थे, और महल के हॉल के दोनों ओर गलियारे थे, कुछ 300 मीटर ऊंचे तो कुछ 3000 मीटर ऊंचे। इनमें से 3 गलियारे 3000 मीटर ऊंचे थे, जबकि केवल 2 गलियारे 300 मीटर ऊंचे थे। मैं अंदर नहीं जा सकता। निंग को पता चला कि वह किसी भी गलियारे में नहीं जा पा रहा था, उस गलियारे में भी जहां से वह अभी आया था। ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य दीवार उन्हें रोक रही हो। महल का दरवाजा। निंग ने मुड़कर उस भव्य महल के दरवाजे की ओर देखा। महल के दरवाजे के बाहर एक ऐसा क्षेत्र था जो पूरी तरह से धुंध से घिरा हुआ था, जिसके आर पार कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। निंग इस अतुलनीय विशाल महल में खड़ा था। वह चींटी जितना छोटा था। फिर वह प्रार्थना की एक चटाई पर जाकर बैठ गया। उसकी ऊंचाई तो सिर्फ 1.7 मीटर थी, लेकिन वह 300 मीटर लंबी प्रार्थना की चटाई पर बैठा था। निंग को ये सब बहुत मजेदार लगा। ये सचमुच आरामदायक है। प्रार्थना की चटाई पर बैठते समय निंग को महसूस हुआ कि उसका मन अधिक सतर्क हो रहा है तथा उसके विचार भी अधिक तीव्र और गतिशील हो गए हैं। कितना अजीब है। मैं तीनों परीक्षाओं को पार करके इस महल के हॉल में पहुंच गया हूँ, लेकिन अभी मैं महल के हॉल के किसी भी गलियारे में प्रवेश नहीं कर पा रहा हूँ। मैं यहाँ फंस गया हूँ, निंग ने मन ही मन कहा। इस जलीय जागीर के मूल स्वामी ने उन 3 परीक्षाओं को पीछे छोड़कर उन परीक्षाओं को पास करने वाले उत्तराधिकारी के लिए कुछ तैयारी तो की ही होगी, है ना? उदाहरण के लिए काले बालों वाला प्राणी उसके पास टेलीपोर्ट किया गया, फिर दूर टेलीपोर्ट कर दिया गया, उसे भी यहाँ टेलीपोर्ट किया गया था। स्पष्ट रूप से किसी को इस जलीय मनो को नियंत्रित करना चाहिए। ठीक इसी समय जब निंग प्रार्थना की चटाई पर बैठकर विचार कर रहा था, अचानक महल के हॉल के किनारे स्थित 3000 मीटर ऊंचे गलियारे में से एक बूढ़ा काला बैल वहां आया। मानो उसे आभास हो गया हो। निंग ने अपना सिर घुमाकर देखा। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसने एक बूढ़ा काला सांड देखा जो कई मीटर लंबा था, धीरे धीरे अंदर आ रहा था। बूढ़े सांड की आंखें उत्सुकता और जीवंतता से भरी थीं, क्योंकि वह निंग का ध्यानपूर्वक निरीक्षण कर रहा था। वरिष्ठ, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप कौन हैं? निंग ने तुरंत कहा। सबसे अधिक संभावना यह है कि इस जलीय मनों में दिखाई देने वाला प्रत्येक प्राणी असाधारण था। मैं, बूढ़े काले बैल ने सिर हिलाया। मुझे सीनियर मत कहो। मैं किसी जादुई खजाने की आत्मा से ज्यादा कुछ नहीं हूँ। जादुई खजाने की आत्मा? निंग हैरान रह गया। जादुई खजानों में आत्माएं होती हैं? उसने ऐसी बात कभी नहीं सुनी थी। मैं वो जादुई खजाना हूँ जिसे अमर जुहुआ हमेशा अपने पास रखता था। बूढ़े काले बैल ने आह भरी। बच्चे, ज्यादा मत सोचो। अगर मैं अपना शरीर भी तुम्हारे सामने ले आऊं तो भी तुम्हारी शक्ति के आगे तुम मुझे बांध नहीं पाओगे। निंग ने सिर हिलाया। वह ये बात समझ गया था। एक जियांटियन होने के नाते वह केवल कुछ गैर श्रेणीबद्ध जादुई खजानों को ही बांध सकता था। यहाँ तक कि श्रेणीबद्ध खजानों में भी उच्च और निम्न स्तर के खजानों का समावेश होता था। जादुई खजाना जितना शक्तिशाली होता, उसे बांधना उतना ही कठिन होता। क्या मैं इस अमर संपत्ति के स्वामी की स्थिति के बारे में पूछ सकता हूँ? निंग ने जल्दी से पूछा। मर गया। सब मर गए। बूढ़े काले बैल ने सिर हिलाया। पता नहीं कितने सालों से मरा है। निंग ने मन ही मन सिर हिलाया। यह वैसा ही था जैसा उसने सोचा था। बहुत लंबा समय बीत गया है, बहुत लंबा। इन धीमे अनगिनत युगों में मैंने कई जियांटियन स्तर के फेंट गॉड बॉडी रिफाइनर्स, साथ ही जिफू शिष्यों को टेलीपोर्ट किया है। बूढ़े काले बैल ने आह भरी। दुर्भाग्य से उनमें से एक भी सफल नहीं हो पाया। ज्यादा से ज्यादा वे तीसरे परीक्षण तक पहुंच पाते, जहां वे सभी मर जाते। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम, बच्चे, जिसके पास स्पष्ट रूप से पर्याप्त दिव्य शक्ति नहीं है, सफल हो पाओगे। इसे एक चमत्कार ही माना जा सकता है, विशेष रूप से वह तीसरा परीक्षण। तुम्हारी आत्मा वास्तव में शक्ति के उस स्तर तक पहुंच चुकी है। हालांकि तुमने जो तकनीक इस्तेमाल की है वह पूरी तरह से अव्यावहारिक है। बूढ़े काले बैल ने तिरस्कार पूर्वक कहा। हजारों जादुई खजाने एक ही दिशा में लक्षित। दुश्मन को बस चकमा देना है और फिर तुम्हें तुरंत हजारों जादुई खजानों पर नियंत्रण करके दिशा बदलनी होगी और फिर से उस पर निशाना साधना होगा। तुम्हारे लिए अपने दुश्मन पर वार करना बहुत मुश्किल होगा। निंग ने सिर हिलाया। सच है, लेकिन अनगिनत सालों के अकेलेपन की पीड़ा ने उस गोलेम को लगभग पागलपन की हद तक पहुंचा दिया था, इसलिए उसने हमले का खुलकर स्वागत किया। बूढ़े काले बैल ने कहा। और इस तरह तुम सफल हुए। गोलेम? निंग ने आश्चर्य से कहा। ये गोलेम था। उसने पहले भी गोलेम देखे थे। जब वह तलवार चलाने का प्रशिक्षण ले रहा था तो उसके पिता ने उसके लिए एक प्रशिक्षण गोलेम मंगवाया था, लेकिन अभी अभी जो काले बालों वाला जीव दिखा, उसमें खून था, मांस था और वह बोल भी सकता था।
वह गोलेम कैसे हो सकता है? बच्चे, तुम कितना जानते हो? गोलेम कई तरह के होते हैं। अभी जो गोलेम था वह तो बस एक गोलेम था जिसमें एक आत्मा डाली गई थी। बूढ़े काले बैल ने कहा, इसमें आत्मा डालने के बाद ये बुद्धिमान हो जाता है और एक दुनिया वाले ऋषि या उससे भी ज्यादा गहरी तलवारबाजी, कृपाणबाजी, मुक्केबाजी के गुर वगैरह दिखाने में सक्षम हो जाता है। स्वाभाविक रूप से इसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। निम को अब समझ आ गया, चूंकि आत्मा गोलेम के भीतर फंसी हुई है और पुनर्जन्म लेने में कभी असमर्थ है, इसलिए उसे अंतहीन पीड़ा सहनी पड़ेगी। बूढ़े काले बैल ने कहा, हालांकि तुम्हारे आत्मज्ञान का स्तर कम नहीं है। तुमने पहले जो कमल का फूल बनाया था वह इस तथ्य पर आधारित था कि तुम्हारे शरीर पर दिव्य सौर टैटू और दिव्य चंद्र टैटू हैं। तुम्हारे शरीर पर ये दो महान दिव्य टैटू होने का अर्थ है कि तुम संभवतः फिंड गॉड युग की सबसे शक्तिशाली फिंड गॉड शरीर शोधन तकनीक 9 स्वर्गों का क्रिम्सन ब्राइट आरेख का प्रशिक्षण ले रहे हो। तुम्हारी दिव्य शक्ति के घनत्व को देखते हुए मुझे लगता है कि तुम अभी केवल चौथे चरण तक ही पहुंचे हो। निंग ने जल्दी से कहा, वरिष्ठ, आपका निर्णय बुद्धिमानी भरा है। 9 स्वर्गों का क्रिम्सन ब्राइट आरेख एक बहुत ही शक्तिशाली तकनीक है। बूढ़े काले बैल ने आह भरी। तुम जियांटियन स्तर तक पहुंचने में कामयाब रहे, लेकिन तुम अभी चौथे चरण में ही हो। बहुत मुमकिन है कि तुम अभी हाल ही में वहां पहुंचे हो। तुम्हारी उम्र भी लगभग 10 साल ही रही होगी। 11। निंग ने इसे छिपाने की कोशिश नहीं की। एक 11 वर्षीय जियांटियन जो 9 स्वर्गों का क्रिम्सन ब्राइट आरेख का प्रशिक्षण लेता है, और इतनी कम उम्र में तुम तलवारबाजी में दाव के सच्चे अर्थ तक पहुंच गए। बूढ़े काले बैल ने अपना सिर हिलाया। ऐसी प्रतिभा जिसे विकसित करने और प्रशिक्षित करने में ग्रैंड जिया राजवंश भी अनगिनत प्रयास करेगा। वे तुम्हारे जैसे किसी व्यक्ति को अमर जुहुआ के संरक्षण में प्रशिक्षण लेने की अनुमति देने को तैयार नहीं होंगे। निंग ने अपनी भौहें उठाईं। दरअसल सिर्फ छठे चरण तक पहुंचने पर आपके पास जितनी दिव्य शक्ति होगी और दाव के सच्चे अर्थ की आपकी समझ होगी, आप तीसरे परीक्षण में सफल हो सकते थे। हालांकि जिस तरह से आप सफल हुए हैं वह अभी भी काफी प्रभावशाली है। आपकी आत्मा शक्तिशाली है और आपका ज्ञानोदय का स्तर ऊंचा है। आपकी भविष्य की उपलब्धियां असीम होंगी। बूढ़े काले बैल ने आह भरी। मुझे अभी भी आपको बधाई देनी है, आप इस स्थान के 5वें स्वामी बन गए हैं। पुस्तक 4, अध्याय 3, प्रतिलिपि बनाना। 5वें गुरु। जी निंग हैरान थी। मैं बूढ़े काले बैल की आंखों में हंसी की झलक थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसका शरीर कुछ कुछ भ्रमपूर्ण लग रहा था। आखिरकार वह कोई भौतिक प्राणी नहीं था, बस एक जादुई खजाने की आत्मा थी। बेशक ये तुम हो, बूढ़े काले बैल ने कहा। मेरा मतलब ये नहीं था। मेरा मतलब ये था कि मैं सिर्फ 5वां गुरु हूँ। निंग ने जल्दी से पूछा, क्या ऐसा हो सकता है कि अमर जुहुआ पहला गुरु न हो? उन्होंने पहले ही गोडबानियन वृक्ष की छाल पर पत्र खोज लिया था और यह अनुमान लगाया था कि अमर जुहुआ की मृत्यु के बाद उन्हें यह अमर संपत्ति किसी और को नहीं देनी चाहिए थी। अमर जुहुआ इस अमर संपदा का तीसरा स्वामी था। बूढ़े काले बैल ने कहा। चौथा कौन था? निंग ने पूछा। बूढ़े काले बैल की आंखों में एक उदास स्मृति की झलक थी। उसने धीरे से कहा, उन दिनों अमर जुहुआ की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। वह पूरे ग्रैंड जिया राजवंश में सबसे आगे खड़ा था। एक मुक्त अमर का लाखों वर्षों तक जीवित रहना एक अद्भुत चमत्कार है। अमरता के मार्ग पर चलने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 3 विपत्तियां और 9 कष्ट सहने पड़ते हैं। प्रत्येक कष्ट पिछले कष्ट से भी भयंकर होता है। वह बहुत लंबे समय तक जीवित रहा था और कष्टों की कठिनाई अकल्पनीय स्तर तक पहुंच गई थी। यहाँ तक कि दिव्य अमर भी शायद उनसे बच नहीं पाते। वह जितना अधिक जीवित रहा, ग्रैंड जिया राजवंश के लोगों को उतना ही अधिक एहसास हुआ कि वह कितना दुर्जेय था। अमर जुहुआ जानता था कि उसका समय सीमित है, इसलिए वह एक शिष्य को स्वीकार करना चाहता था और इस प्रकार उसने यह बात फैला दी कि वह केवल एक फेंट गॉड बॉडी रिफाइनर को स्वीकार करेगा जो कम से कम एक जियांटियन जीवन रूप हो, लेकिन एक जिफु शिष्य से ज्यादा कुछ नहीं। ग्रैंड जिया राजवंश के प्रमुख कुलों में से जो भी इस बारे में जानते थे, उन्होंने अपने शिष्यों को उस गलियारे के परीक्षणों का प्रयास करने के लिए भेजा। 2 गलियारे, एक जियांटियन जीवन रूपों के लिए, दूसरा जिफु शिष्यों के लिए। एक के बाद एक युवा मरते गए। अंततः रैम्पर्ट नामक एक जिफु शिष्य ने अपने गलियारे के तीनों परीक्षणों को सफलतापूर्वक पार कर लिया और इस प्रकार रैम्पर्ट इस अमर संपदा का चौथा स्वामी बन गया। निंग ने सिर हिलाया। अमर जुहुआ तीसरे स्थान पर थे, रैम्पर्ट चौथा था। दुर्भाग्य से, बूढ़े काले बैल ने सिर हिलाया। अनंत क्लेशों के बीच अमर जुहुआ की मृत्यु हो गई। अमर जुहुआ की मृत्यु के कुछ ही समय बाद रामपाट, जो केवल वांशियांक सिद्ध स्तर का था, भी चल बसा। उसकी मृत्यु कैसे और कहाँ हुई ये स्पष्ट नहीं है। रामपाट के निधन के बाद से इस अमर संपत्ति का कोई स्वामी नहीं रहा। निंग ने सिर हिलाया, फिर प्रश्नवाचक स्वर में कहा, रैम्पर्ट अपने साथ अमर संपत्ति नहीं ले गया। इसे अपने साथ ले जाओ, बूढ़े काले बैल ने धीमी आवाज में कहा। वह इस अमर संपत्ति को पूरी तरह बांध भी नहीं पाया। वह इसे अपने साथ कैसे ले जा सकता था? वह, एक आदरणीय वानजियांग निपुण, इसे बांधने में असमर्थ था। निंग ने पूछा। बूढ़े काले बैल ने कहा, बच्चे, इस अमर संपदा को कम मत आंको। इस अमर संपदा का एक असाधारण इतिहास और पृष्ठभूमि है और इसे बांधना बेहद मुश्किल है। तुम्हें पता होना चाहिए कि जादुई खजाना जितना शक्तिशाली होता है, उसे बांधना उतना ही मुश्किल होता है। यह अमर संपदा दरअसल एक निवास प्रकार का जादुई खजाना है। केवल आदिमानव बनकर ही कोई इसे बांधने और ले जाने में बमुश्किल सक्षम हो पाएगा।
एक आदिमानव इसे मुश्किल से ही बांध सकता है। वह इस अमर संपदा को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर पाएगा, जिसके भीतर कुछ गुप्त क्षेत्र हैं जिनमें वह अभी भी प्रवेश नहीं कर पाएगा। केवल एक पार्थिव अमर या एक मुक्त अमर बनकर ही कोई इस अमर संपदा पर वास्तविक नियंत्रण पा सकता है। निंग समझ गया। बात तो समझ में आ गई। अगर कोई जादुई खजाना आसानी से बांध सके जो लोगों को टेलीपोर्ट कर सके, तो यह अजीब बात होगी। बच्चे, क्या अब तुम समझ गए हो कि यह अमर संपत्ति कितनी असाधारण है? बूढ़े काले बैल ने आत्मसंतुष्ट होकर कहा। बड़े, आप मुझे जी निंग कहकर संबोधित कर सकते हैं। निंग ने कहा। बच्ची जी निंग। बूढ़ा काला बैल जमीन पर बिछी एक विशाल प्रार्थना चटाई पर चढ़ गया। इस प्रार्थना चटाई पर एक नजर डालो। ये सभी चटाई सैकड़ों मीटर चौड़ी हैं। क्या तुमने सोचा है कि ऐसा क्यों है? निंग ने सोचा, फिर बोला, बड़े साहब, जब मैं पहली बार इस महल के हॉल में आया था तो मैं भी बहुत उलझन में था। अमर संपदा में इतनी बड़ी प्रार्थना चटाइयां रखने की क्या जरूरत है? मैं तो सोच रहा था कि क्या इस अमर संपदा में पहले कोई दैत्य या कोई और प्रजाति रहती थी। हालांकि अमर जुहुआ एक भीला अमर प्राणी था, फिर भी मरने से पहले वह लाखों साल तक जीवित रहा। बूढ़े काले बैल ने आह भरी। वह अकेला धीला अमर प्राणी है जिसके बारे में मैं जानता हूँ जो इतने लंबे समय तक जीवित रहा। अमर जुहुआ इतना शक्तिशाली क्यों था और मरने से पहले वह इतने लंबे समय तक कैसे जीवित रह सका? इसकी वजह थी यह अमर संपत्ति। इस अमर संपदा की आयु का कोई हिसाब नहीं है। अमर जुहुआ के अनुमान के अनुसार ये किसी अत्यंत शक्तिशाली राक्षस का निवास स्थान रहा होगा, इसीलिए इतने विशाल प्रार्थना आसन, पलंग और गलियारे बनाए गए थे। बूढ़े काले बैल ने कहा। अमर जुहुआ ने युवावस्था में 3 परीक्षाओं को पार करके इस स्थान का तीसरा स्वामी बनने में सफलता प्राप्त की थी। अमर जुहुआ को भी 3 परीक्षण पास करने पड़े। निंग दंग रह गया। बूढ़े काले बैल ने कहा, 3 परीक्षाएं? इस अमर संपदा के पहले स्वामी द्वारा निर्धारित नियम थे। वह पहला स्वामी एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस देवता रहा होगा। इस हॉल में जिस तरह से विशाल प्रार्थना चटाइयां बिछाई गई हैं, उसे देखते हुए उस राक्षस देवता को सबसे आगे वाली चटाई पर बैठकर दाव का पाठ करना चाहिए था, जबकि नीचे कई अन्य राक्षस देवता सुन रहे होंगे। हाँ, ये सब अतीत की बातें हैं। राक्षस युग तो बहुत पहले ही समाप्त हो गया। बूढ़ा काला बैल और निंग काफी देर तक बातें करते रहे। निंग अंततः खुद को रोक नहीं सका और पूछा, इस अमर संपत्ति के 5वें स्वामी के रूप में मुझे किस प्रकार के लाभ मिलेंगे? बूढ़ा काला बैल पलकें झपका रहा था। अमर जुहुआ एक भटका हुआ अमर प्राणी था जो लाखों सालों तक जीवित रहा। उसे कुछ चीजें पीछे छोड़नी चाहिए थी। निंग ने पूछा। बूढ़ा काला बैल चुप रहा। आप हाय। बूढ़े काले बैल ने आखिरकार आह भरी। तीसरे और चौथे स्वामी दोनों मर गए और बहुत पहले ही मर गए। अमर जुहुआ ने रामपाट को कुछ खजाने दिए थे, लेकिन रामपाट बाहर ही मर गया। अनगिनत साल बीत गए हैं और अब रामपाट से कुछ भी पाना संभव नहीं है। अमर जुहुआ ने इस अमर संपदा में कुछ जादुई खजाने जरूर छोड़े थे, लेकिन तुम उन्हें हासिल नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं? निंग ने पूछा। क्या अब मैं इस अमर संपत्ति का स्वामी नहीं हूँ? बूढ़े काले बैल ने अपना सिर हिलाया। कल्पना करो कि तुम एक भंडार प्रकार के जादुई खजाने के मालिक हो, लेकिन तुम उसे बांध नहीं पा रहे हो। क्या तुम उसमें छिपे खजाने को निकाल पाओगे? यह अमर संपदा एक आवास प्रकार का जादुई खजाना है। अगर तुम इसे नहीं बांधोगे तो कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां तुम प्रवेश नहीं कर पाओगे। अभी तुम केवल यहाँ मुख्य महल कक्ष में ही रह सकते हो। बाकी क्षेत्र तुम्हारे लिए वर्जित हैं। मैं केवल इस मुख्य हॉल में ही प्रवेश कर सकता हूँ। निंग आश्चर्यचकित था। तुम्हें पता चल जाना चाहिए था कि तुम केवल इस मुख्य हॉल में ही रह सकते हो और इस अमर संपदा के अन्य क्षेत्रों में प्रवेश नहीं कर सकते। बूढ़े काले बैल ने कहा। पहले जिफू शिष्य बनो, इससे तुम नियंत्रण ताबीज बांध सकोगे। जब तुम नियंत्रण ताबीज बांधोगे तो तुम्हें कई लाभ होंगे। तुम अमर संपदा के कई क्षेत्रों में प्रवेश कर सकोगे और तुम स्वेच्छा से बाहर से भी अमर संपदा में प्रवेश कर सकोगे। उदाहरण के लिए सरपेंटविंग झील पर तुम अपनी इच्छानुसार अमर संपदा में प्रवेश कर सकोगे। पापा, अचानक एक गहरे भूरे रंग का ताबीज प्रकट हुआ जो प्रार्थना की चटाई के ऊपर खड़खड़ाहट की आवाज के साथ फर्श पर आ गिरा। यह नियंत्रण ताबीज है, बूढ़े काले बैल ने कहा। केवल गुरु को ही नियंत्रण ताबीज रखने की अनुमति है। जल्दी करो और इसे ले लो। जिफू शिष्य स्तर पर पहुंचने के बाद तुम इसे बांध पाओगे। इसे बांधने के बाद अमर संपदा में वापस आ जाओ। अभी तुम किसी भी स्थान में प्रवेश नहीं कर सकते और तुम कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। निंग ने ये ताबीज एकत्र किया। ताबीज बहुत खुरदुरा था। उसके ऊपर एक जटिल पुराना सा अक्षर लिखा था, बाएं। बस एक ही अक्षर। हालांकि निंग ने इस अक्षर का मतलब कभी नहीं जाना था, लेकिन इसे देखते ही वह सहज ही समझ गया कि इसका क्या मतलब है। नियंत्रण ताबीज। निंग ने इसे अपने भंडारण प्रकार के जादुई खजाने में संग्रहित किया। ठीक है, तुमने नियंत्रण ताबीज ले लिया है और मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है। अब तुम जा सकते हो, बूढ़े काले बैल ने कहा। मैं तुम्हें अभी भेज दूंगा और सरपेंटविंग झील के उस द्वीप पर वापस भेज दूंगा। निंग ने जल्दी से पुकारा, रुको। बूढ़े काले बैल ने निंग की ओर देखा। क्या कुछ और है? बस ऐसे ही, मुझे जाना चाहिए। निंग खुद को रोक नहीं पाया और बोला, मैं तो मुश्किल से बच पाया और मुझे सिर्फ एक नियंत्रण ताबीज लेकर जाना चाहिए। बूढ़े काले बैल ने 2 बार पलकें झपकाईं। इसमें किसकी गलती है कि पिछला मालिक मर चुका है? अगर वह जिंदा होता तो शायद तुम्हें रास्ता दिखा सकता था या तुम्हारी मदद कर सकता था, लेकिन मैं तो बस एक जादुई खजाने की आत्मा हूँ। मेरे पास अपना कोई जादुई खजाना या अनोखी चीजें नहीं हैं। जहाँ तक तुम्हारी बात है
तुम 9 स्वर्गों का क्रिम्सन ब्राइट आरेख नंबर 1 फेंट गॉड बॉडी रिफाइनिंग तकनीक का प्रशिक्षण लेते हो, जो उस तकनीक से भी बेहतर थी जिससे अमर जुहुआ ने इसे प्रशिक्षित किया था। मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ? ओह, तुम्हारे पास शायद कोई विजुअलाइजेशन तकनीक नहीं है ना? दृश्यांकन तकनीकें। निंग चौंका। कुई पैलेस के भगवान ने उन्हें नुवा पेंटिंग विजुअलाइजेशन तकनीक दी थी। दृश्यांकन तकनीकें आत्मा को परिष्कृत और मजबूत करने में सक्षम हैं। बूढ़े काले बैल ने जल्दी से कहा, यह ऐसी चीज है जो केवल सबसे शक्तिशाली कुलों के पास ही होती है। मेरी स्मृति में एक दृश्यांकन तकनीक है, मैं इसे तुम्हें बता दूंगा। प्रेषित करें? निंग उत्सुक था। एक कलम और थोड़ी स्याही निकालो, बूढ़े काले बैल ने आग्रह किया। अपना हाथ घुमाकर निंग ने एक कलम और थोड़ी स्याही निकाली, साथ ही जानवर की खाल का एक बड़ा टुकड़ा भी निकाला और उसे एक तरफ रख दिया। बूढ़े काले बैल ने कलम की ओर देखा जो हवा में मंडरा रही थी। मैं एक जादुई खजाने की आत्मा हूँ जिसने अनगिनत वर्षों तक प्रशिक्षण लिया है, लेकिन मेरी दिव्य इच्छा शक्ति शायद अभी भी तुम्हारी इच्छा शक्ति से कमजोर है। फिर भी कलम पकड़ना ज्यादा मुश्किल नहीं है। कलम को थामकर उसने उस चमकदार जानवर की खाल से बने चर्मपत्र पर एक चित्र बनाना शुरू कर दिया। जल्द ही चर्मपत्र पर एक बुद्ध का चित्र उभरने लगा, जिसके चेहरे पर करुणामय भाव था। इस बुद्ध की पीठ के पीछे सूर्य और चंद्रमा थे तथा उनसे असीम प्रकाश निकल रहा था। इसे देखकर ही निंग को थोड़ा प्रभावित महसूस हुआ। तुम्हारा क्या विचार है? बूढ़े काले बैल ने लापरवाही से कलम को संभाला और उसे एक तरफ फेंक दिया। फिर प्रसन्नता से बोला, ये बुद्ध के सच्चे रूप का चित्र है, और वह भी चमकते सूर्य चंद्र बुद्ध का। ये चमकते सूर्य चंद्र बुद्ध का आंतरिक दर्शन वह दर्शन तकनीक है जिसका उपयोग अमर जुहुआ ने पहले किया था। मैं हमेशा उनके पास रहता था, बुद्ध के इस चित्र को देखता था और इस प्रकार मैंने इसे स्वाभाविक रूप से याद कर लिया। हालांकि मेरा चित्र मूल चित्र जितना अच्छा नहीं है, लेकिन जब तक आप बुद्ध के इस चित्र को बार बार देखते रहेंगे, आपकी आत्मा निश्चित रूप से मजबूत होगी। निंग उलझन में था। बुद्ध का आंतरिक दर्शन महान दाव का स्वामी बनने के लिए अपने शरीर के अलावा तुम्हें महान दाव के असंख्य रहस्यों को समझना होगा, बूढ़े काले बैल ने कहा। निंग ने बस हार मान ली। नुवा पेंटिंग की तुलना में ये तो तुलनीय भी नहीं थी। उसकी नुवा पेंटिंग कुई महल के स्वामी ने उसकी आत्मा और स्मृति में अंकित कर दी थी। स्वाभाविक रूप से वह इसे कहीं अधिक स्पष्टता से महसूस कर सकता था। इस बूढ़े बैल ने बस अपनी स्मृति के आधार पर बुद्ध की एक छवि बनाई थी। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे पास पहले से ही कोई विजुअलाइजेशन तकनीक हो? बूढ़े काले बैल ने देखा कि निंग ज्यादा उत्साहित नहीं था और वह सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। बात तो सही है, तुम्हारी आत्मा बहुत शक्तिशाली है, तुम्हारे पास पहले से ही कोई विजुअलाइजेशन तकनीक होनी चाहिए, है ना? बूढ़ा काला बैल कुछ देर तक सोचता रहा। निंग बस इंतजार कर रहा था। ये बूढ़ा बैल एक अत्यंत शक्तिशाली जादुई खजाने की आत्मा थी जो अनगिनत वर्षों से अमर जुहुआ का पीछा कर रही थी। उसे बहुत सी बातें पता होंगी। मुझे अब याद आया, इससे पहले आपने हजारों जादुई खजानों को नियंत्रित किया था, है ना? मेरे पास एक गुप्त तलवार निर्माण तकनीक है जो आपके सीखने के लिए उपयुक्त है, बूढ़े काले बैल ने अचानक जल्दी से कहा। अतीत में मैंने अमर जुहुआ को एक शक्तिशाली दुश्मन को मारते देखा था, जो अपने दुश्मनों पर हमला करने के लिए एक संरचना में बड़ी संख्या में उड़ती हुई तलवारों को नियंत्रित करता था। इस प्रकार उसकी तलवार संरचना को अमर जुहुआ ने ध्यान से देखा और रिकॉर्ड कर लिया। हालांकि मैंने इसे केवल एक बार देखा था, लेकिन मुझे ये पूरी तरह से याद है। मैं आपके लिए एक प्रति बनाऊंगा। निंग ने जल्दी से बड़ी संख्या में जानवरों की खाल से बने चर्मपत्र निकाले। बूढ़े काले बैल ने एक बार फिर कलम को नियंत्रित किया और उससे लिखना शुरू कर दिया। जानवर की खाल से बने चर्मपत्र के सबसे ऊपर 4 शब्द लिखे थे। छोटे 1000 तलवारों का समूह। पुस्तक 4, अध्याय 4, लघु 1000 तलवारें संरचना। जी निंग एक तरफ खड़ी देखती रही। बूढ़े काले बैल को लिखते हुए छेड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। चमड़े के चर्मपत्र पर शब्दों की एक के बाद एक पंक्तियां तेजी से उभरती गईं और बीच बीच में रचना चित्र भी। जल्द ही चमड़े के चर्मपत्र के पृष्ठ पूरी तरह से भर गए। सब कुछ कर दिया। बूढ़े काले बैल ने कलम को एक तरफ फेंक दिया और प्रसन्नता से बोला, बच्ची जी निंग, तुम्हें असाधारण रूप से प्रतिभाशाली माना जा सकता है। एक जियांटियन जिसकी आत्मा वाकई अद्भुत है। केवल पर्याप्त रूप से शक्तिशाली आत्मा ही इस छोटे 1000 तलवारों के स्वरूप का उपयोग करने के लिए उपयुक्त है। हालांकि छोटे 1000 तलवारों के स्वरूप के लिए उड़ती तलवार जैसे जादुई खजानों की भी आवश्यकता होती है, और जादुई खजानों की मात्रा के संबंध में इसकी असाधारण रूप से उच्च आवश्यकताएं हैं। मेरे पास इन अनगिनत जादुई खजानों की भरमार है। निंग हंसा। बूढ़े काले बैल ने अपना सिर हिलाया। एक बार जब आप ज़िफू शिष्य स्तर पर पहुंच जाएंगे तो वे बिना रैंक वाले जादुई खजाने अब इस्तेमाल करने लायक नहीं रहेंगे। उस समय आपको रैंक वाले जादुई खजानों की जरूरत होगी, और सामान्य तौर पर इस कम 1000 तलवारों वाली संरचना तकनीक की शक्ति का उपयोग करने के लिए आपको बड़ी संख्या में उड़ती तलवार जैसे जादुई खजानों की जरूरत होगी। बड़ी संख्या में जादुई खजाने? निंग दंग रह गया। कितने? इस उच्चतम स्तर पर कमजोर 1000 तलवारों वाली संरचना के लिए 729 उड़ती तलवारों की आवश्यकता होती है, बूढ़े काले बैल ने कहा। भले ही आप केवल सबसे कमजोर प्रकार के जादुई खजानों का उपयोग कर रहे हों, फिर भी आपको उनमें से 729 की आवश्यकता होगी। कमजोर 1000 तलवारों वाली संरचना के लिए जादुई खजानों की आवश्यकताएं बहुत अधिक हैं। जितनी ज्यादा उड़ती तलवारें उतना ही बेहतर। आपके पास जितनी ज्यादा तलवारें होंगी, इस कमजोर 1000 तलवारों वाली संरचना तकनीक की शक्ति उतनी ही अधिक होगी।
निंग स्तब्ध रह गया। 700 से ज्यादा जादुई खजाने, और वो भी तलवार के। उसे यकीन नहीं था कि जीवंश के 5 प्रांत मिलकर इतने सारे खजाने खरीद पाएंगे, भले ही वे अपनी सारी संपत्ति बेच दें। जैसे जैसे तुम्हारी शक्ति बढ़ेगी, तुम्हारे इस्तेमाल की जाने वाली उड़ने वाली तलवारों की संख्या भी स्वाभाविक रूप से बढ़ती जाएगी। बूढ़े काले बैल ने कहा। नश्वर स्तर के जादुई खजानों से लेकर पृथ्वी स्तर के जादुई खजानों, स्वर्ग स्तर के जादुई खजानों और अमर स्तर के जादुई खजानों तक मैं निंग को असहनीय दबाव महसूस हुआ। उसने जल्दी से कहा, अमर जुहुआ के लिए अपनी मृत्यु से पहले इस अमर संपत्ति में कुछ 100 उड़ती तलवारें हासिल करना और छोड़ना मुश्किल नहीं रहा होगा, है ना? और अमर जुहुआ ने उस शक्तिशाली दुश्मन को मार डाला जिसने कम 1000 तलवारों वाली संरचना का इस्तेमाल किया था, है ना? बूढ़े काले बैल ने सिर हिलाया। उस महान शत्रु को 1000 तलवारों वाला अमर कहा जाता था। अमर जुहुआ को उसे मारने के लिए भारी मेहनत करनी पड़ी। हालांकि उसे मारने के बाद उसने उन उड़ती तलवारों के जादुई खजानों को हासिल कर लिया था, लेकिन उनका इस्तेमाल किए बिना उन्हें अपने पास रखना बेकार था। इसलिए अमर जुहुआ ने तुरंत उन्हें ढेर सारी कीमती चीजों के बदले बेच दिया जिनसे उसने मुझे गढ़ा। इसलिए अगर आप अमर जुहुआ से हजारों उड़ती तलवारें हासिल करना चाहें तो यह नामुमकिन है। सच्चे शक्तिशाली अमर आमतौर पर कुछ ही जादुई खजानों को अपने साथ रखते हैं जिनमें वे विशेष रूप से कुशल होते हैं। किसी शत्रु को मारने के बाद वे तुरंत उसके औजारों का इस्तेमाल करके अपने जादुई खजानों को उन्नत कर लेते हैं। वे उन्हें यूं ही बर्बाद होने के लिए नहीं छोड़ देते। समझ गया। निंग कुछ हद तक निराश था। ज्यादा मत सोचो, यह मत सोचो कि सिर्फ इस अमर संपत्ति के मिलने से तुम तुरंत स्वर्ग पहुंच जाओगे। बूढ़े काले बैल ने कहा। फेंट गॉड युग के अनगिनत अवशेष बचे हैं, लेकिन कितने लोग सचमुच ग्रैंड जिया राजवंश के शीर्ष पर खड़े हो सकते हैं? चौथे गुरु रैम्पट मरने से पहले सिर्फ वांजियांग सिद्ध के स्तर तक पहुंचे थे। तुम भी उनके जैसे मत बनो। बूढ़े काले बैल ने आगे कहा, मेरी रचना इस 1000 तलवारों वाले अमर देवता की बदौलत है, इसलिए मैंने इस छोटी 1000 तलवारों वाली संरचना पर विशेष ध्यान दिया। मैंने इसे सिर्फ एक बार पढ़ा ही नहीं, मैंने इस पर ध्यानपूर्वक विचार भी किया। मैं तुम्हें समझाता हूँ। निंग ने तुरंत ध्यानपूर्वक सुनना शुरू कर दिया। कमजोर 1000 तलवारों वाली संरचना एक संरचना का आधार बनाने के लिए 9 उड़ती तलवारों जैसे जादुई खजानों का उपयोग करती है। तलवारों वाली संरचना बनाने के लिए आपको 9 संरचना आधारों की आवश्यकता होती है। ये सबसे बुनियादी तलवार संरचना है जिसके लिए 81 उड़ती तलवारों जैसे जादुई खजानों की आवश्यकता होती है। ये पहले स्तर का कमजोर 1000 तलवारों वाली संरचना आक्रमण है। अगर आप 81 उड़ती तलवारों के दूसरे सेट को नियंत्रित कर पाएं और ये दोनों तलवार संरचनाएं आपस में सहयोग करें तो आपकी शक्ति तुरंत कई गुना बढ़ जाएगी। ये कम 1000 तलवारों वाली संरचना का दूसरा स्तर है। आपको 162 उड़ती तलवारों की जरूरत होगी। अगर आप 243 उड़ती तलवारों को नियंत्रित करके 3 तलवार संरचनाओं को एकजुट कर पाते हैं तो आपकी शक्ति एक बार फिर कई गुना बढ़ जाएगी। ये कम 1000 तलवारों वाली संरचना का तीसरा स्तर है। 4 तलवार संरचनाएं फिर से शक्ति को गुना करेगी और इसे कम 1000 तलवार संरचना के चौथे स्तर के रूप में जाना जाता है। और इतने पर और आगे अंत में 9 तलवार संरचनाओं को मिलाकर आपको ठीक 729 उड़ने वाली तलवारों की आवश्यकता होगी, जो इस कम 1000 तलवार संरचना का 9वां स्तर होगा। शक्ति इतनी महान है कि अकल्पनीय है, लेकिन निश्चित रूप से आपकी वर्तमान आत्मिक शक्ति को देखते हुए भले ही आप कई बिना रैंक वाली उड़ने वाली तलवारों को नियंत्रित करने में सक्षम हो, आप अभी इस स्तर तक पहुंचने में सक्षम नहीं हैं। निंग ने सिर हिलाया जैसे कि वह समझ रहा हो। उदाहरण के लिए, अगर आप वांशियांग के सिद्ध पुरुष बन जाते तो आप बिना रैंक वाले जादुई खजानों का इस्तेमाल करके 9 तलवार संरचनाएं बना पाते, लेकिन अगर आप रैंक वाले जादुई खजानों का इस्तेमाल करते तो ज्यादा संभावना यही होती कि आप 2 या 3 तलवार संरचनाएं भी नहीं बना पाते। बूढ़े काले बैल ने कहा, जादुई खजान जितना शक्तिशाली होता है उसे नियंत्रित करने में आपकी उतनी ही ज्यादा मानसिक ऊर्जा खर्च होती है। स्वाभाविक रूप से उसे नियंत्रित करना आसान नहीं होगा, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि दिव्य अमर बनने के बाद भी आप इस कम 1000 तलवार संरचना का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि तब तक शायद आप और भी बेहतर तलवार संरचना हासिल कर चुके होंगे, लेकिन बेशक ये कम 1000 तलवार संरचना आपके लिए 1000 साल तक इस्तेमाल करने लायक होनी चाहिए। इस लेसर 1000 स्वॉर्ड्स फॉर्मेशन का सबसे महत्वपूर्ण रहस्य लेसर 1000 सील लाइंस में निहित है। बूढ़ा काला बैल कुछ रहस्यों की व्याख्या करता रहा। कुछ देर बाद निंग ने पहली बार छोटा 1000 तलवारों का स्वरूप पढ़ना समाप्त किया। वह आश्चर्य से आह भरने से खुद को रोक नहीं पाया। छोटा 1000 तलवारों के स्वरूप की तुलना में आयनवुड जान द्वारा इस्तेमाल किया गया वह यिन यांग जुड़वां ऊर्जा स्वरूप बिल्कुल बेकार था। निंग ने तुरंत और तेजी से अपने भंडार से तलवार के आकार के 9 जादुई खजाने निकाले। चूंकि ये सभी बिना श्रेणी के जादुई खजाने थे, इसलिए आमतौर पर इन्हें युद्ध में हाथ में पकड़ने के लिए बनाया गया था, इसलिए इनमें और उड़ती तलवारों में कुछ अंतर था। छोटी 1000 सील रेखाएं। निंग ने अपनी उंगली से फर्श पर रेखाएं खींचने का परीक्षण किया। निंग के अपने शरीर पर नियंत्रण के कारण वह स्वाभाविक रूप से सील रेखाओं की पूरी तरह से नकल करने में सक्षम था। उसके बगल में खड़े बूढ़े काले बैल ने सिर हिलाया। नहीं, दिखावट एक जैसी नहीं होनी चाहिए, आंतरिक अर्थ भी एक जैसा होना चाहिए। जब आप छोटी 1000 मुहर रेखाएं खींचते हैं तो आपको आकाश और पृथ्वी की शक्तियों को हल्का सा सक्रिय करना होगा, तभी मुहर रेखाएं पूरी होंगी। ठीक है,
निंग ने चित्र बनाना जारी रखा क्योंकि उसकी नकल करने की क्षमता काफी सटीक थी और ये देखते हुए कि निंग पहले ही दाव के सही अर्थ स्तर तक पहुंच चुका था और दाव के बारे में समझ का एक हल्का संकेत भी था। इसे 312 बार खींचने के बाद उसने एक सील लाइन खींची जो दुनिया की शक्ति के संकेत का उपयोग करने में सक्षम थी। ठीक है, बूढ़े काले बैल ने सिर हिलाया। तुम्हारी समझ का स्तर बहुत ऊंचा है, तुम्हारी आत्मा शक्तिशाली है और तुम आकाश और पृथ्वी के प्रति बहुत संवेदनशील हो। ये स्वाभाविक है कि तुम जल्दी सीख जाते हो। याद रखो, छोटी 1000 मुहर रेखाएं ही पूरे छोटी 1000 तलवारों के गठन का आधार हैं। तुम्हें इसे प्रकट नहीं करना चाहिए। एक बार छोटी 1000 मुहर रेखाएं प्रकट हो जाने के बाद कुछ बड़ी जनजातियां निश्चित रूप से केवल मुहर रेखाओं के आधार पर इस छोटी 1000 तलवारों के गठन को विकसित कर पाएंगी। निंग ने सिर हिलाया। मैं समझ गया। तो फिर तुम शुरू कर सकते हो। बूढ़ा काला बैल एक तरफ से देख रहा था। निंग ने खुद को शांत किया और फिर अपने भंडार से एक छोटा सा कटोरा निकाला। उसने अपनी उंगली उस छोटे से कटोरे में डाली और उसके नाखून से एक के बाद एक खून की बूंदें रिसने लगीं। जल्द ही उसके पास एक छोटा सा कटोरा था जो आधा खून से भर गया था। बगल से देखते हुए बूढ़े काले बैल ने अपना सिर हिलाया और भावुक होकर आह भरी। दानवदेव शरीर शोधकों में अत्यंत शक्तिशाली जीवन शक्ति होती है। उन्हें बिना मरे कई टुकड़ों में काटा जा सकता है, जबकि की शोधक हृदय पर एक वार से मर जाएंगे। अगर एक की शोधक इतना खून खो दे तो उसका चेहरा पीला पड़ जाएगा। हालांकि आपके लिए सबसे अधिक संभावना है कि आपके शरीर ने रक्त छोड़ते ही उसे पुनः प्राप्त कर लिया हो। निंग ने कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उसने एक तलवारनुमा जादुई खजाना उठाया जिसका आकार अचानक बहुत छोटा हो गया। निंग की खून से सनी उंगली तलवार पर से चित्र बनाने लगी। पलक झपकते ही तलवार पर एक छोटी 1000 मुहर रेखा उभर आए। एक रक्तिम प्रकाश चमका और देखते ही देखते मुहर रेखा पूरी तरह तलवार में विलीन हो गई। सफलता। बूढ़े काले बैल ने सिर हिलाया। निंग ने फिर एक और तलवार प्रकार का खजाना उठाया। एक बार जब उसने छोटी 1000 मुहर रेखाओं में महारत हासिल कर ली तो उसने लगभग कभी कोई गलती नहीं की। इस परीक्षण के दौरान उसने हजारों जादुई खजाने हासिल कर लिए थे जिनमें तलवारें बेहद आम थीं। उसके पास तलवार प्रकार के पूरे 1000 जादुई खजाने थे। निंग ने सीधे तौर पर तलवार प्रकार के 729 जादुई खजानों को निकाल लिया। गठन आधार। निंग वहां कमल की मुद्रा में बैठ गया और अपनी इच्छा थोप दी। शुआ 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 शुआ। तुरंत ही निंग के चारों ओर 9 तलवारें हवा में लहराने लगीं, धीरे धीरे घूमने लगीं। लेकिन कुछ कमी थी। निंग ने भौहें चढ़ाईं। याद रखना, तलवारों की शक्ति आकाश और पृथ्वी के साथ तालमेल बिठाने से आती है। बूढ़े काले बैल ने एक तरफ से कहा। चाय बनाने में जितना समय लगा उसके बाद निंग के चारों ओर मंडराती 9 तलवारें अपने भीतर एक अदृश्य इरादे को धीरे धीरे समेटे हुए थीं। ऐसा लग रहा था मानो 9 तलवारें मिलकर एक इकाई बन गई हों। उस क्षण 9 तलवारें एक दूसरे के सापेक्ष बिल्कुल सही स्थिति में थीं। गठन का आधार पूरा हो गया है। गठजोड़ करो, उठो। निंग ने इच्छाशक्ति दिखाई और फिर अचानक 72 और तलवारें उठ खड़ी हुईं, सभी 9 के समूहों में। कम 1000 तलवारों के गठन के पहले स्तर को एक गठन में बनाने के लिए 81 तलवारों की आवश्यकता थी। हुआ 81 तलवार प्रकार के जादुई खजाने निंग के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे और निंग खुद अपनी आंखें बंद करके उन्हें नियंत्रित कर रहा था। जल्द ही प्रत्येक तलवार में आधार के रूप में छोटी 1000 मुहर रेखाओं के साथ 81 तलवार प्रकार के जादुई खजानों से धुंधली चमक निकलने लगी और अनगिनत तलवारों की चमक तेजी से निंग के चारों ओर एकत्रित हो गई। निंग के बगल में हवा में लगातार बदलती तलवार की रोशनी मंडरा रही थी। निंग ने आखिरकार अपनी आंखें खोलीं और अपने बगल में मंडराती तलवार की रोशनी को घूरने लगा। ये तलवार की रोशनी उसकी जियांतियान की थी जो 81 तलवार प्रकार के जादुई खजानों के जादुई गठन द्वारा रूपांतरित और संकुचित हो गई थी। शक्ति की मात्रा ने पहले ही गुणात्मक परिवर्तन ला दिया था और उसकी ताकत अद्भुत थी। इतना बुरा नहीं, निंग ने मन ही मन कहा। 81 और तलवारें हवा में उठ खड़ी हुईं। बूढ़ा काला बैल वहां खड़ा देख रहा था। निंग की आत्मा की शक्ति देखकर वह आश्चर्य से आहें भरने से खुद को नहीं रोक पाया। यह उतना आसान नहीं था जितना उसने पहले किया था। बस हजारों जादुई खजानों को एक ही दिशा में आगे बढ़ने के लिए बेवकूफ़ी और बेतहाशा नियंत्रित करना। उसे हर उड़ती हुई तलवार को ध्यान से नियंत्रित करना था जिससे वे एक संपूर्ण तलवार संरचना बना सकें जो लगातार स्वर्ग और पृथ्वी की शक्तियों को बुलाने में सक्षम हो। उसने तीसरे स्तर पर भी महारत हासिल कर ली है। सिर्फ ताकत के लिहाज से उसकी तलवार की रोशनी की ताकत अभी उसके हजारों जादुई खजानों के हमले से ज्यादा नहीं है। बूढ़े काले बैल ने हैरानी से आह भरी। इस कम 1000 तलवारों वाली संरचना की शक्ति हर स्तर की वृद्धि के साथ कई गुना बढ़ गई। निंग के चारों ओर सैकड़ों तलवारनुमा जादुई खजाने घूम रहे थे और हर तलवार की सतह पर रोशनी की एक झलक थी। निंग के सामने तलवार की जमी हुई भस्म करने वाली रोशनी और भी तेज हो गई। इसके अलावा 81 अन्य तलवारें भी इसमें शामिल हो गईं तथा उन्हें नियंत्रित करने में कठिनाई का स्तर भी तेजी से बढ़ गया। निंग का माथा पसीने से भर गया। गड़गड़ाहट। सभी तलवारें मंद रोशनी के साथ मंडरा रही थीं। सफलता। बूढ़ा काला बैल अचंभित रह गया, अतुलनीय रूप से अचंभित। वह वास्तव में छोटे 1000 तलवारों के समूह के 5वें स्तर का उपयोग करने में सक्षम है। पापा 405 तलवारें खंखती हुई जमीन पर गिर पड़ीं। माथे पर पसीना था। निंग ने आंखें खोली और मन ही मन बुदबुदाया। कम 1000 तलवारों वाली सेना का 5वां स्तर बहुत कठिन है।
मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। आमतौर पर युद्ध में मुझे खुद को चौथे स्तर तक ही सीमित रखना चाहिए। चौथे स्तर का इस्तेमाल करना ज्यादा आसान है। पुस्तक 4 अध्याय 5 प्राचीन संस्कार। बूढ़े काले बैल ने पसीने से लथपथ जी निंग की ओर देखा और प्रशंसा में कहा, दुर्जेय दुर्जेय। जी निंग, मेरी बच्ची, तुम इतनी छोटी हो लेकिन तुम अभी से ही छोटे 1000 तलवारों के समूह के 5वें स्तर का उपयोग करने में सक्षम हो। तुम्हारी तुलना में वह प्राचीर तो कुछ भी उल्लेखनीय नहीं है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अमर संपदा के इतने वर्षों के इंतजार के बाद तुम जैसा एक अंगर ज़ैड प्रकट होगा। निंग मन ही मन बुदबुदाया, अनपॉलिश्ड ज़ैड। उसे खुद अपने पिछले जीवन नुवा पेंटिंग के अनुभव थे और वह बचपन से ही कड़ी मेहनत कर रहा था। इन्हीं सब बातों के चलते बूढ़ा काला बैल उसकी तारीफ करते हुए उसे अनपॉलिश्ड ज़ैड का टुकड़ा कह रहा था। वरिष्ठ, अभी मुझे 5वां स्तर इस्तेमाल करने में दिक्कत हो रही है। निंग बार बार सिर हिला रहा था। मैं सिर्फ चौथे स्तर का ही खुलकर इस्तेमाल कर पा रहा हूँ। इसे आज़ादी से इस्तेमाल करना ज्यादा जरूरी है। बूढ़े काले बैल ने आह भरी। क्या तुमने ये देखा है कि हालांकि इस कम 1000 तलवारों वाली संरचना का चौथा स्तर तुम्हें सिर्फ 300 या उससे ज्यादा उल्टी तलवारों को नियंत्रित करने की अनुमति देता है, फिर भी शक्ति के मामले में ये हजारों जादुई खजानों को बेतहाशा नियंत्रित करने से कहीं ज्यादा है। निंग ने आश्चर्य से कहा, पहले की हजारों तलवारों के संयुक्त हमले से भी ज्यादा शक्तिशाली। हालांकि मुझे लग रहा था कि मैंने जो तलवार की रोशनी पैदा की थी वह स्वतंत्र रूप से बनी थी और उसमें जबरदस्त शक्ति थी, पर मुझे ठीक से पता नहीं था कि उसमें कितनी शक्ति थी। बूढ़े काले बैल ने कहा, कम 1000 तलवारों के गठन का चौथा स्तर आपको अधिकांश शीर्ष जियांटियन जीवन रूपों को जितनी आसानी से चाहे मारने की अनुमति देगा। ये सुनकर निंग बहुत खुश हुआ। वरिष्ठ, निंग ने जल्दी से पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि मेरी वर्तमान शक्ति कैसी है? इसकी तुलना ज़िफू शिष्य से कैसे की जा सकती है? इस समय आपके पास 2 मुख्य प्रकार की युद्ध रणनीतियाँ हैं। पहली आपके फेंट गॉड शरीर और आपकी नजदीकी तलवारबाजी की तकनीकों पर निर्भर करती है। बूढ़े काले बैल ने कहा, आपकी तलवारबाजी में पहले से ही दाव के सच्चे अर्थ का संकेत छिपा है। ज्यादातर जियांटियन जीव जंतु इतने ऊंचे स्तर की समझ पर नहीं होते। ज्यादातर शीर्ष जियांटियन जीव जंतु दुनिया के साथ एक अवस्था में होते हैं। सिर्फ इसी आधार पर ज्यादातर शीर्ष जियांटियन जीवों की तुलना में आप एक फायदे में हैं। लेकिन जाहिर है मैं सिर्फ साधारण जियांटियन जीवों की बात कर रहा हूँ। अगर आपका दुश्मन भी आपके जैसा ही अजीब है और उसकी तलवारबाजी भी आपसे कमतर नहीं है तो ये कहना मुश्किल होगा कि कौन जीतेगा। निंग ने सिर हिलाया। वह समझ गया। उदाहरण के लिए उसके पिता जी यीचुआन। उसकी तलवारबाजी शायद अभी भी उसके पिता से कमतर थी। आखिरकार पिता बहुत पहले ही शियांतियान के शिखर स्तर पर पहुंच चुके थे। निंग स्वाभाविक रूप से अपने पिता का मुकाबला नहीं कर पाएगा अगर आप अपनी कम 1000 तलवारों वाली संरचना पर भरोसा करते। बूढ़े काले बैल ने आगे कहा, आपके शक्तिशाली फेंट गॉड शरीर को देखते हुए अगर आप सैकड़ों उल्टी तलवारों का इस्तेमाल करके कम 1000 तलवारों वाली संरचना बनाते हैं तो शक्ति वाकई बहुत जबरदस्त होगी। ताकत के मामले में ये शिखर जियांटियन जीवन रूपों से कहीं आगे होगी। इसकी शक्ति का स्तर ज्यादातर शुरुआती ज़िफू शिष्यों के बराबर होना चाहिए था। बस जल्दी आ गया ज़िफू। निंग को लगा कि उसका सुधार इससे भी बड़ा होना चाहिए। बूढ़े काले बैल ने अपना सिर हिलाया। ज़िफू शिष्यों को कम मत आंको। एक बार जब ज़िफू शिष्य आंतरिक रूप से अपने ज़िफू वायलट पैलेस की स्थापना कर लेंगे तो उनके शरीर तात्विक शक्ति उत्पन्न करने लगेंगे। यहाँ तक कि घूंसे और लाते जैसे साधारण हमले भी जियांटियन स्तर के हमलों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होंगे। ये 2 मौलिक रूप से अलग स्तर हैं। इसके अलावा इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ज़िफू शिष्य श्रेणीबद्ध जादुई खजानों का उपयोग करने में सक्षम हैं। श्रेणीबद्ध जादुई खजाने बेहद शक्तिशाली होते हैं। ज़िफू शिष्य जब उनका उपयोग करते हैं तो आप जियांटियनों की कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली होते हैं। एक शीर्ष जियांटियन और एक ज़िफू शिष्य के बीच का अंतर एक शिशु और एक वयस्क के बीच के अंतर जितना होता है। बूढ़े काले बैल ने प्रशंसा में आह भरी। निंग समझ गया। सही, जियांटियन स्तर से ज़िफू स्तर तक पहुंचना एक बुनियादी बदलाव था। इससे रैंक किए गए जादुई खजानों का इस्तेमाल करना संभव हो गया। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे एक जियांटियन जीवन रूप किसी शीर्ष हाउटियन विशेषज्ञ को सब्जियां काटने जितनी आसानी से मार सकता था। ज़िफू शिष्य भी जियांटियन जीवन रूपों को उतनी ही आसानी से मार सकते थे। याद रखना। बूढ़े काले बैल ने सिर हिलाया। चाहे कुछ भी हो, ज़िफू शिष्यों को कम मत आंको। हर ज़िफू शिष्य में विचित्र अनोखी क्षमताएं होती हैं। कुछ संरचना बनाने में कुशल होते हैं, कुछ विषैले कीटों को मारने में और कुछ आत्माओं को नियंत्रित करने, गोलेम बनाने या यहाँ तक कि जादू टोना करने में। उन्हें सामान्य रूप में वर्णित करने का कोई तरीका नहीं है। अगर आपका सामना किसी ऐसे व्यक्ति से होता है जो आपके लिए उपयुक्त नहीं है तो आप निश्चित रूप से मर जाएंगे। कमजोर लोग ताकतवर लोगों पर विजय पा सकते हैं। अगर कोई खराब मुकाबला हुआ तो एक पुराना ज़िफू विशेषज्ञ किसी पुराने ज़िफू विशेषज्ञ को मार सकता है। बूढ़े काले बैल ने आह भरी। अमरता के मार्ग में अस्तित्व की हर चीज शामिल है। तकनीकें बहुत ज्यादा हैं। एक ज़िफू शिष्य कमजोर हो सकता है लेकिन अगर उसने लाखों भयानक जहरीले कीड़े पाल रखे हों तो एक वांशियाक सिद्ध भी जिंदा निगल लिया जा सकता है। निंग ने ठंडी सांस ली। लेकिन ये दुर्लभ है, बूढ़े काले बैल ने जल्दी से कहा। निम्न पद के किसी व्यक्ति द्वारा उच्च पद के किसी व्यक्ति को मारना बहुत दुर्लभ है। उदाहरण के लिए आप जैसे व्यक्ति के पास इतनी शक्तिशाली आत्मा के साथ साथ सैकड़ों उल्टी तलवारें और छोटे 1000 तलवारों का समूह है। कई कारक मिलकर आपको इस प्रकार की युद्ध क्षमता प्रदान करते हैं।
मैं आपको बस चेतावनी दे रहा हूँ कि किसी भी प्रतिद्वंद्वी को कम मत आंकिए, यहाँ तक कि जियांटियन जीवों को भी नहीं। निंग ने धीरे से सिर हिलाया, समझ गया। विशेष रूप से जिफू शिष्य स्तर तक पहुँचने पर किसी से भी निपटना आसान नहीं था। निंग मन ही मन अब भी बहुत खुश था। भूमिगत संपत्ति की इस यात्रा में उसने एक जानलेवा हमला सीखा था, कमजोर 1000 तलवारों का समूह। बच्ची जी निंग, बूढ़े काले बैल ने आगे कहा, इससे पहले जब मैंने तुम्हें ये प्रयोग करते देखा था तो मुझे पता चला था कि तुम्हारी तलवारों की ताकत काफी औसत है। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हें फेंट गॉड ब्लड फोर्जिंग तकनीक के बारे में पता न हो? फेंट गॉड ब्लड फोर्जिंग तकनीक? निंग ने पलकें झपकाईं। वह क्या है? बूढ़ा काला बैल खुद को रोक नहीं पाया और बोला, फेंट गॉड युग में लगभग सभी लोग जिनके पास थोड़ी बहुत शक्ति थी या जिनके कुलों का आकार अच्छा खासा था, वे इसके बारे में जानते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि हर एक फेंट गॉड इसे जानता था और यह एक ऐसी चीज थी जिसे हर एक फेंट गॉड को सीखना था। मैंने देखा कि आप स्पष्ट रूप से एक फेंट गॉड बॉडी रिफाइनर हैं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि आपको रक्त निर्माण तकनीक नहीं आती। स्वाभाविक रूप से इससे मेरी जिज्ञासा बढ़ी। वरिष्ठ, कृपया मुझे निर्देश दें, निंग ने जल्दी से पूछा। घर पर किसी वृद्ध व्यक्ति का होना किसी खजाने के समान था। इस प्रकार का बूढ़ा आदमी जो फेंट गॉड युग से जीवित था, बहुत सारी बातें जानता था। दुष्टदेव हम इंसानों जैसे नहीं होते, बूढ़े काले बैल ने कहा। वे कि में प्रशिक्षण नहीं लेते और जादुई खजानों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हालांकि उन्हें हथियारों की भी जरूरत होती है। हालांकि जैसे जैसे उनकी ताकत बढ़ती गई, वे अपने लिए उपयुक्त हथियार कैसे ढूंढ पाए? इस तरह दुष्टदेवों की महाशक्तियों ने दुष्टदेव रक्त संग्रह तकनीक विकसित की। सबसे पहले एक हथियार ढूंढो और फिर रक्त संवर्धन के जटिल अनुष्ठानों का प्रयोग करो। रक्त संवर्धन पूरा होने के बाद हथियार विभिन्न आभाओं को अवशोषित कर सकेगा, जैसे कि एक घातक आभा, एक दुष्ट आभा, एक संहारक आभा और अन्य आभाएं। आप जितने ज्यादा दुश्मनों को मारेंगे, उतने ही ज्यादा शक्तिशाली दुश्मन मारेंगे और हथियार स्वाभाविक रूप से उतना ही मजबूत होगा। आप इसे अपनी इच्छानुसार आकार और वजन में बदल सकते हैं। इस तरह के हथियार को अक्सर दिव्य हथियार, राक्षसी हथियार या संहारक हथियार कहा जाता है। बूढ़े काले बैल ने कहा। जैसे जैसे स्वामी की शक्ति बढ़ती है और जैसे जैसे स्वामी अधिक से अधिक शक्तिशाली विरोधियों का वध करता है, हथियार की शक्ति भी बढ़ती जाती है। यहाँ तक कि फेंट गॉड युग में कुछ दिव्य हथियार और राक्षसी हथियार अमर स्तर के जादुई खजानों से भी अधिक शक्तिशाली थे। निंग की आंखें चमक रही थीं। सही, स्वर्ग हमेशा से ही न्यायप्रिय रहा है। दैत्य देवता जादुई हथियारों का इस्तेमाल करने में पूरी तरह असमर्थ थे, लेकिन उनके पास अपने लिए हथियार बनाने की कुछ तकनीकें थीं। इसलिए वे घातक आभाओं और अन्य आभाओं को अवशोषित करके वध के माध्यम से अपने दिव्य हथियारों की शक्ति बढ़ाते थे। वरिष्ठ, कृपया मुझे सिखाए, निंग ने जल्दी से कहा। चूंकि मैंने तुम्हें ये बताया है तो मैं तुम्हें जरूर सिखाऊंगा, बूढ़े काले बैल ने कहा। रक्त निर्माण की रस्में बहुत जटिल हैं। ध्यान से सुनो। बूढ़ा काला बैल वहां खड़ा रक्त निर्माण की रस्मों की व्याख्या कर रहा था और साथ ही बीच बीच में कुछ रेखाचित्र भी बना रहा था। निंग बस सुन रहा था और याद कर रहा था। इसे रक्त संग्रह के अनुष्ठान के नाम से क्यों जाना जाता है? मुख्य आवश्यक घटक था दुष्ट देवताओं का रक्त। एक मानव दुष्ट देवता शरीर परिशोधक के लिए केवल उस व्यक्ति का रक्त ही पर्याप्त होता था जिसने जियांटियन स्तर तक पहुंचने के दौरान प्राकृतिक रूप से दिव्य टैटू विकसित किए हों, क्योंकि तभी उनका पुनर्जन्म दुष्ट देवता के शरीर में होता था। केवल ऐसा व्यक्ति ही दुष्ट देवता रक्त निर्माण तकनीक का उपयोग कर सकता था। कुछ निम्न वर्ग के दुष्ट देवता शरीर परिशोधक इस रक्त निर्माण तकनीक का उपयोग करने में असमर्थ थे। हुआ। निंग ने एक लौकी निकाली। ये लौकी मूल रूप से शराब रखने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। ये देखने में बड़ी नहीं थी, लेकिन इसमें 10,000 किलो शराब समा सकती थी। निंग ने लौकी में बची हुई सारी शराब उड़ेल दी, एक बूंद भी पीछे नहीं छोड़ी और फिर अपनी उंगली लौकी में डाल दी। उसकी उंगली से खून टपककर लौकी में बहने लगा। बहुत समय बाद 1000 किलो खून काफी है, बूढ़े काले बैल ने एक तरफ से कहा। ये खून बनाने की तकनीक सिर्फ शैतान ही इस्तेमाल कर सकते हैं। सामान्य की रिफाइनर जो इतना खून खो देते हैं, वे जरूर मर जाएंगे। निंग वहां कमल मुद्रा में बैठ गया। रक्त छोड़ने के तुरंत बाद उसके शरीर की शक्तिशाली जीवन शक्ति ने स्वाभाविक रूप से उसके रक्त को पुनर्जीवित करना शुरू कर दिया। केवल दिव्य शक्ति ही खर्च हुई। जब निंग के शरीर की दिव्य शक्ति आधी रह गई तो लगभग 1000 किलोग्राम रक्त लौकी में प्रवेश कर चुका था। इस अनुष्ठान के 7 चरण हैं। तुम्हें ईमानदार होना होगा, बूढ़े काले बैल ने चेतावनी दी। निंग ने आदरपूर्वक घुटनों के बल बैठकर 3 बार प्रणाम किया और फिर उठकर 3 बार और प्रणाम किया। उसने ऐसा 8 बार 8 दिशाओं में किया। हुआ। निंग ने अचानक अपने हाथ में लौकी उलट दी। लौकी के अंदर से ताज़ा खून की एक बड़ी मात्रा बह निकली। जैसे ही वह बही, निंग की दिव्य इच्छा से वह लिपट गई और तेजी से उसके आसपास लगभग 250 मीटर के क्षेत्र में बिखर गई। खून की अनगिनत बूंदें एक विशाल आकृति में बदल गईं। बिखरे बालों वाले एक सिर की आकृति। आरेख पूरा हो गया। धमाका। तुरंत ही नंगी आंखों से दिखाई देने वाली एक रक्तिम आभा चमकने लगी। वंशज पूर्वज भगवान से प्रार्थना में घुटने टेकते हैं, निंग ने ऊंची आवाज में पुकारा। रक्त निर्माण अनुष्ठान का पहला चरण, पूर्वज भगवान से विनती करना। रक्त निर्माण की जटिल रस्में लगभग आधे दिन तक चलती रहीं। उस इलाके की खूनी रोशनी पहले ही एक विचित्र अक्षर में बदल चुकी थी। बूढ़े काले बैल ने जो कहा था उसके अनुसार इस तरह के अक्षर को फेंट गॉड अक्षर कहते थे। यह एक प्रकार का लेखन था जिसे स्वर्ग ने स्वाभाविक रूप से जन्म दिया था।
हालांकि उसने इसे पहले कभी नहीं सीखा था, लेकिन जब उसने पहली बार इन अक्षरों को देखा तो वह इसे समझ गया। इस फेंट गॉड चरित्र का अर्थ था मारना। हुआ 3 डार्कनॉर्थ तलवारें हवा में प्रकट हुईं। प्रकट होते ही वे वहीं मंडराने लगीं। निंग जिन हथियारों पर रक्त संवर्धन के अनुष्ठानों का प्रयोग करने की योजना बना रहा था, वे ये डार्कनॉर्थ तलवारें थीं। क्योंकि बूढ़े काले बैल ने जो कहा था उसके अनुसार हालांकि फिंडगॉड रक्त संवर्धन तकनीक में हथियारों के लिए आवश्यक बहुत ऊंचे मानक नहीं थे, लेकिन आधार सामग्री जितनी बेहतर होगी परिणाम उतने ही बेहतर होंगे। वे बिना श्रेणी के जादुई खजाने बहुत ही घटिया थे। उस बूढ़े काले बैल के फैसले के आधार पर डार्कनॉर्थ तलवारें पहले स्वर्ग स्तर के जादुई खजाने होनी चाहिए थीं। हालांकि उनके ऊपर लगे रून नष्ट हो चुके थे, लेकिन रक्त निर्माण के लिए केवल भौतिक घटक ही मायने रखते थे। जहाँ तक रूनों का सवाल है, वे अर्थहीन थे। हुआ पास में पड़े खून से बना किल कैरेक्टर अपनी परछाइयां छोड़ते हुए तीनों तलवारों में समा गया। हवा में मंडराता वह विशाल किल कैरेक्टर धुंधला होने लगा और फिर गायब हो गया। पूरा हॉल एक बार फिर अपनी सामान्य शांति में लौट आया। निंग ने लंबी सांस छोड़ी। वरिष्ठ निंग खुद को रोक नहीं पाया और बोला, तभी मुझे एक अद्भुत उपस्थिति का आभास हुआ जो दाव से भी ऊंची लग रही थी। उसने पहले भी दाव का ध्यान किया था और दाव की आभा की एक झलक पाई थी। हालांकि अभी जब वह रक्त संग्रहण के अनुष्ठानों से गुजर रहा था तो उस प्राचीन प्राकृतिक आभा ने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे उसने एक शक्तिशाली महाशक्तिशाली अस्तित्व को छू लिया हो जो दाव से भी अधिक प्राचीन था। बूढ़े काले बैल ने आह भरी। रक्त निर्माण की रस्मों के दौरान मेरी एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। मैं पूरी तरह से स्तब्ध था। जरा देखो तुम्हारा हथियार कैसा दिखता है। उसके हाथ के एक झटके से तीनों डार्कनॉर्थ तलवारें निंग की मुट्ठी में आ गईं। अपनी दिव्य इच्छा से एक तलवार उठाकर उसने उसे अपनी बाह पर मार लिया। छी, उसकी बाह की त्वचा जो चमड़े जैसी सख्त लग रही थी चिंगारियां छोड़ने लगी और आखिरकार फटकर एक घाव बन गई। बहुत तेज। निंग चौंक गया। तुम्हारी डार्कनॉर्थ तलवारें अच्छी सामग्री से बनी थीं, बूढ़े काले बैल ने कहा। अभी तुम्हारी नजदीकी युद्ध क्षमताएं नाटकीय रूप से बढ़ गई हैं। ज्यादातर शीर्ष जियांटियन विशेषज्ञ तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाएंगे। नजदीकी युद्ध में कम 1000 तलवारों की संरचना का उपयोग करने की तुलना में तुम्हारी शक्ति केवल 1 या 2 स्तर कम होती है। हालांकि तुम्हें ये समझना होगा कि तुम नंबर 1 फेंट गॉड बॉडी रिफाइनिंग तकनीक का प्रशिक्षण ले रहे हो। तुम्हारी नजदीकी युद्ध शक्ति एक विकराल दर से बढ़ेगी। उदाहरण के लिए, जब तुम छठे चरण तक प्रशिक्षण लेते हो तो तुम्हारी नजदीकी युद्ध शक्ति कम 1000 तलवारों की संरचना की शक्ति को पूरी तरह से ग्रहण कर लेगी। एक बार जब तुम नजदीकी युद्ध प्रकार की दिव्य क्षमता सीख लेते हो तो तुम्हारे लिए उच्च स्तर वालों के विरुद्ध युद्ध करना आसान हो जाएगा। निंग की आंखें चमक उठीं। बड़े साहब, क्या आप कोई दिव्य शक्ति जानते हैं? दिव्य क्षमताएं? ये तो दुष्ट देवताओं की महान शक्तियों के रहस्य हैं जो बाहरी लोगों को नहीं सिखाए जाते। बूढ़े काले बैल ने अपना सिर हिलाया। अमर जुहुआ को केवल एक ही दिव्य क्षमता का ज्ञान था, स्वर्गीय परिवर्तन तकनीक। दुर्भाग्य से मैंने उससे इसके बारे में कभी नहीं पूछा। ठीक है, तुम्हारी क्षमता को देखते हुए भविष्य में तुम्हें एक दिव्य क्षमता सीखने का अवसर जरूर मिलेगा। एक बार जब तुम सीख लोगे तो तुम्हारे लिए उच्च स्तर पर उनसे लड़ना सामान्य बात होगी। यही एक सच्चे दुष्ट देवता की शक्ति है। निंग ने सिर हिलाया। वह समझ गया। एक फेंट गॉड बॉडी रिफाइनर के रूप में उसकी नींव मजबूत थी। कुछ ही वर्षों में वह छठे चरण तक पहुंच जाएगा। उसकी छोटा 1000 तलवारों का समूह भी उसकी आत्मा के साथ साथ मजबूत होता जाएगा और वह बहुत प्रतिभाशाली था। बस एक ही समस्या थी कि छोटा 1000 तलवारों का समूह जादुई खजानों के संबंध में बहुत ऊंची मांगे रखता था। जब वह जिफू शिष्य बनेगा तो उसे सैकड़ों रैंक वाले जादुई खजाने हासिल करने होंगे। बस यही सोचकर उसका सिर दुखने लगा। बस, अब तुम वापस जा सकते हो, बूढ़े काले बैल ने कहा। बहुत बहुत धन्यवाद सीनियर। निंग ने स्वाभाविक रूप से छोटे 1000 तलवारों की संरचना और चमकते सूर्य चंद्र बुद्ध के आंतरिक दर्शन के स्क्रॉल पैक कर लिए थे। हालांकि उसे खुद इस दर्शन तकनीक की जरूरत नहीं थी, फिर भी वह इसे अपने माता पिता या जी कुल के लिए छोड़ सकता था। तुम जा सकते हो, बूढ़े काले बैल ने कहा। हुआ। निंग को बस एक विशाल मायावी भूरे सिर का आभास हुआ जो उसे अपने मुंह में निगल रहा था। उसके आसपास का अंतरिक्ष समय एक बार फिर विकृत हो गया। उसे समझ आ गया कि वह सरपेंटविंग झील की ओर लौटने वाला है। पुस्तक 4 अध्याय 6। जी निंग झील में प्रवेश करती है, सरपेंटविंग से लड़ती है। जी निंग ने केवल स्पेस टाइम में बदलाव महसूस किया और फिर सब कुछ शांत हो गया। निंग ने खोह में बनी अंधेरी सुरंग की ओर देखा। यही वह जगह थी जहां से उसे टेलीपोर्ट किया गया था। वह हंसे बिना नहीं रह सका। ये घटना सचमुच ऐसी थी जिससे वह बड़ी मुश्किल से बच पाया था। हालांकि अंततः वह जीवित रहा और उसकी शक्ति भी पहले से कहीं अधिक बढ़ गई। अगली बार जब मैं अंदर जाऊंगा तो मुझे पहले इस नियंत्रण ताबीज को बांधना होगा। निंग ने अपना हाथ बढ़ाया और उसके अंदर एक खुरदुरा ताबीज प्रकट हुआ जिस पर दाहिने का फेंट गॉड अक्षर जड़ा हुआ था। निंग ने उसे बांधने की कोशिश की थी, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी जियांटियन की उसमें प्रवेश करने में पूरी तरह असमर्थ थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे जिफू शिष्य बनने के लिए बिल्कुल इंतजार करना होगा। ठीक है, निंग बुदबुदाया। इस ताबीज पर सही अक्षर क्यों लिखा है? मुझे आश्चर्य है कि इसका क्या इतिहास है। और फिर निंग ने ताबीज को वापस अपने दिमाग में रखते हुए उसे अपने दिमाग से निकाल दिया।
एक छलांग के साथ वह हवा के झोंके की तरह तेजी और फुर्ती से गलियारे से बाहर निकल गया। सरपेंटविंग झील, एक कच्चे कमरे में जी यिचुआन और उनकी पत्नी यहीं रह रहे थे। यूची स्नो उस समय झील के किनारे चुपचाप बैठी थी। उसके हाथ में उबलता हुआ गर्म पानी का प्याला था जिसे वह धीरे धीरे पी रही थी। बर्फ, बर्फ। अचानक कमरे के अंदर से उत्साह भरी चीख गूंजी। यूची स्नो ने तुरंत अपना सिर घुमाकर देखा। आमतौर पर ग्लेशियर जैसा दिखने वाला यिचुआन अब उत्साह और खुशी से भरा हुआ था और बाहर भागा। उसकी छाती पर पानी की कुछ बूंदें दिखाई दे रही थीं, जिनमें शराब की हल्की सी खुशबू थी। यूची स्नो को अपने पति के व्यवहार को देखकर लगा कि उसे पता है कि क्या हुआ है। क्या हुआ? मैं इसे महसूस कर सकता हूँ, यिचुआन ने जल्दी से कहा। मैं ज़ेड तलवार को महसूस कर सकता हूँ। ये बिल्कुल सुरक्षित है। इससे पहले निंग जरूर अचानक किसी गुप्त, छिपे हुए क्षेत्र, किसी छोटे आयाम या छोटी दुनिया, या शायद किसी प्राचीन संरचना में प्रवेश कर गया होगा। वह उस छिपे हुए क्षेत्र से पहले ही जीवित बाहर आ चुका है। किसी अवशेष स्थल पर पहुंचना किस्मत की बात थी, लेकिन साथ ही एक बहुत बड़ा जोखिम भी। निंग को गए हुए 1 महीने से ज्यादा हो गया था, इसलिए उन दोनों की चिंता और घबराहट बढ़ती जा रही थी। यूची स्नो ने आंखें बंद कर लीं। आंसुओं की 2 धाराएं निकलीं और वह मन ही मन बुदबुदाई, स्वर्ग का शुक्रिया और धरती का शुक्रिया, स्वर्ग का शुक्रिया और धरती का शुक्रिया। वह इस समय सरपेंटविंग झील के केंद्र में है, संभवतः उसी द्वीप पर, यिचुआन ने जल्दी से कहा। चलो उसे देखने चलते हैं। स्नो खड़ा हो गया। ठीक है। यिचुआन को इस तरह अपना संयम खोए हुए बहुत समय हो गया था। जब उसे पता चला कि उसका बेटा जियांटियन स्तर तक पहुंच गया है, तब भी वह इतना उत्साहित नहीं हुआ था। उसने तुरंत अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और झील की सतह पर ऐसे दौड़ने लगा मानो वह ठोस जमीन हो, और जैसे जैसे वह तेजी से आगे बढ़ा, वह नीली धुंध की एक लकीर में बदल गई। नीला अग्निपक्षी हमेशा यहाँ इंतजार तो नहीं कर सकता था। आखिरकार वह जी रेड फ्लावर का आत्मा जानवर था। पिछले कुछ दिनों से यिचुआन और स्नो यहीं रह रहे थे, जबकि नीला अग्निपक्षी अपने घर चला गया था। अचानक डायर मॉन्स्टर सरपविंग, मैं जी निंग फिर से आ गया हूँ। तुम अभी भी बाहर नहीं आओगे? एक तेज गर्जना हर दिशा में फैल गई, यहाँ तक कि यिचुआन और उसकी पत्नी के कानों में भी, जो अभी भी झील की सतह पर टहल रहे थे। निंग, वो। यूची स्नो अपने चेहरे पर हल्की सी हंसी लाए बिना नहीं रह सकी। जैसे ही वो उस छिपे हुए अवशेष स्थल से बाहर निकलता है, वो तुरंत उस सर्प पंख को फिर से चुनौती देता है। यिचुआन ने सिर हिलाया। जी निंग ने जियांटियन बनने के लिए 9 स्वर्गों के क्रिम्सन राइट आरेख पर भरोसा किया था, और इसलिए शक्ति के मामले में वह सरपेंटविंग से ज्यादा दूर नहीं था। इस बार उस छिपे हुए अवशेष स्थल के भीतर शायद उसे कुछ खास लाभ हुआ होगा, और अब जब मैं उसके स्थान का अंदाजा लगा सकता हूँ, तो चिंता की कोई बात नहीं है। ठीक है। स्नो ने भी सिर हिलाया। दोनों आगे बढ़ते रहे। जल्द ही, देखो, यिचुआन ने दूर से देखा। झील की लहरें 2 हिस्सों में बंट गई थीं और एक बच्चा सीधे झील की तलहटी की ओर बढ़ रहा था। उस बच्चे ने सचमुच पानी को 2 हिस्सों में बांट दिया है और सीधे झील की तलहटी की ओर बढ़ रहा है। वह झील की तलहटी में जा रहा है। स्नो चौंक गया। यिचुआन ने सिर हिलाया। चिंता मत करो, तुमने निंग को बड़े होते देखा है। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम उसके स्वभाव से वाकिफ नहीं हो? अगर उसे आत्मविश्वास नहीं होता, तो क्या वह नीचे गिर जाता? ठीक है। स्नो ने सिर हिलाया। चलो ऊपर चलते हैं, लेकिन हम झील की सतह पर ही रहेंगे, यिचुआन ने कहा। हम नीचे हर समय स्थिति पर नजर रखेंगे। जैसे ही कुछ गड़बड़ होगी, मैं तुरंत नीचे चला जाऊंगा। डायर मॉन्स्टर सरपेंटविंग, मैं जी निंग फिर से आ गया हूँ। तुम अब भी बाहर नहीं आओगे? झील की सतह पर पुकारने के बाद निंग ने काफी देर तक इंतजार किया, लेकिन सरपेंटविंग फिर भी बाहर नहीं आया। निंग ने तुरंत अपनी अग्नि और जल नियंत्रण शक्ति का इस्तेमाल करके सरपेंटविंग झील में अपने आसपास के पानी पर कब्जा करने का फैसला किया। हुआ। झील के पानी को एक अदृश्य हाथ द्वारा अलग किया गया, और इस तरह पानी में एक गलियारा प्रकट हुआ। निंग सीधे झील की तलहटी की ओर चल पड़ा। वह जितना गहरा गया, पानी का दबाव उतना ही तेज होता गया। गलियारे से नीचे उतरते हुए निंग ने लगभग 10 मीटर चौड़े एक बेलनाकार पानी के नीचे के गलियारे को सीधे नियंत्रित किया। यही वह है जिसका नाम जी निंग है। यह वही है। झील के भीतर के जलीय छोटे छोटे राक्षस दूर से ही घूर रहे थे जब एक इंसान गलियारे से नीचे उतर रहा था। वे सब फिर से रिपोर्ट बनाने चले गए। सरपविंग का घोंसला। डायर मॉन्स्टर सरपेंटविंग पहले ही मानव रूप धारण कर चुका था और एक कुर्सी पर बैठा था। वह अपने क्रोध को बलपूर्वक दबा रहा था। ये जी निंग 1 महीने पहले मुझे चुनौती देने आया था, और अब यह मुझे फिर से चुनौती दे रहा है। झील बहुत बड़ी है। अगर आसपास कोई जियांटियन जीव छिपे हों, तो किसे पता चलेगा? मुझे पता है कि तुम्हारे पास एक जाल है। मैं खुद को उसमें कैसे फंसने दूं? महान राजा, महान राजा, महान राजा। 3 छोटे जलीय राक्षस आक्रमण करते हुए आए। यह क्या है? सरपविंग गुर्राया। 3 छोटे जलीय राक्षसों में से नेता, एक झींगा राक्षस, ने जल्दी से सूचना दी। महान राजा, जी निंग ने अचानक पानी को अलग कर दिया है और झील की गहराई में प्रवेश करना शुरू कर दिया है। झील में प्रवेश करते हुए सरपंच अचानक खड़ा हो गया, फिर तुरंत बोला। जब उसने पानी को अलग किया, तो उसने कौन सी विधि अपनाई? हमने उसे कोई जियांटियन की इस्तेमाल करते नहीं देखा, नहीं कुछ खास देखा। पानी तो बस स्वाभाविक रूप से अलग हो गया। उस झींगे जैसे राक्षस ने जल्दी से कहा।
सर्पविंग ने आश्चर्य से कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि इस जी निंग ने मुझे इस तरह चुनौती देने की हिम्मत की। तो जैसे ही उसकी फेंट गॉड बॉडी रिफाइनिंग तकनीक जियांटियन स्तर पर पहुंची, वह पानी को नियंत्रित करने में सक्षम हो गया। मुझे आश्चर्य है कि वह किस प्रकार की तकनीक का प्रशिक्षण लेता है। किसे परवाह है। जब मैं पश्चिमी प्रांत शहर गया था तब वह केवल हाउटियन स्तर का था। अब जब वह जियांटियन स्तर पर पहुंच गया है तब भी वह ज्यादा से ज्यादा एक प्रारंभिक जियांटियन ही है। उसने सचमुच झील में घुसने की हिम्मत की। सर्पपंख की लंबी संकरी आंखें एक भयंकर रोशनी से चमक रही थीं। नरक का कोई दरवाजा नहीं है, फिर भी तुम अंदर घुसने की जिद कर रहे हो। मैं सर्पपंख तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा और तुम्हें नरक के 18वें तल की गहराइयों में पहुंचा दूंगा। सर्पविंग तुरंत अपने घोंसले से बाहर निकल आया। अगर वे झील की सतह पर होते तो सर्पविंग को घात लगने का डर होता, लेकिन झील का तल उसका इलाका था। वहां घुसने वाले इंसान अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा भी इस्तेमाल नहीं कर पाते। अगर यिचुआन अंदर भी आ जाता तो वह ज्यादा से ज्यादा सर्पविंग को घायल ही कर पाता। जी निंग वाकई इतना बेवकूफ है। बात तो समझ में आती है, वो तो बस 11 साल का बच्चा है। उसकी ताकत बहुत ज्यादा है, इसलिए वो खुद को बेमिसाल प्रतिभा समझता है और उसे किसी की जरा भी परवाह नहीं। तूने मेरे बेटे रेड टिप को मार डाला, मैं तुझे जरूर मार डालूंगा। सर्पेंटविंग अपने घोंसले से निकलते ही अपने विशाल पंखों वाले सर्प रूप में बदल गया और तेज गति से तैरने लगा। तो यह वास्तव में वह है। सर्पपंख अचानक रुक गया। दूर तक देखते हुए उसने देखा कि निंग झील की तलहटी के बहुत करीब पहुंच चुका था और नीचे की ओर एक बेलनाकार गलियारा लगातार बन रहा था, जिसमें एक मानव युवक धीरे धीरे नीचे की ओर चल रहा था। वह सचमुच झील की तलहटी में आ गया है। सर्पविंग की लाल आंखें जानलेवा चमक से भर गईं। वह सचमुच मौत मांग रहा है। वह तेजी से तैरकर वहां पहुंचा। निंग हाथ में डार्क नॉर्थ तलवार लिए पानी पर कदम रखते हुए सर्पेंटविंग झील की तलहटी की ओर बढ़ रहा था। जहां भी वह आगे बढ़ता, झील का पानी स्वाभाविक रूप से 2 भागों में बंटकर एक गलियारा बना देता। निंग ने तुरंत देखा कि वह विशाल काली परछाई उसके करीब आ रही है। सर्पविंग। निंग ने उसे तुरंत पहचान लिया। जैसे जैसे विशाल काली परछाई पास आती गई, सर्पविंग का वह क्रूर सिर भी साफ दिखाई देने लगा। उसकी लाल लाल आंखें गुस्से से निंग को घूर रही थीं। जी निंग, सर्पेंटविंग गुस्से से चीखा। उसकी आवाज गूंज उठी। तुमने मेरे बेटे को मार डाला, आज मैं तुम्हें इसकी कीमत अपनी जान से चुकाऊंगा। जी निंग ने दहाड़ते हुए कहा, बूढ़े राक्षस, तुमने हजारों इंसानों का कत्लेआम किया है। तुमने स्प्रिंग ग्रास की जान ली है और आज मैं खुद तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगी। बहुत सारी चीजों का मूल कारण, कितने ही लोग मारे गए थे। स्प्रिंग ग्रास भी मर गया था। ये सब उसकी और सर्पेंटविंग की दुश्मनी का नतीजा था। हा, तुम मुझे मार डालोगे? बच्चे, तुम्हें सच में अपनी हदें नहीं पता। तुम पानी की गहराई में आने की हिम्मत कैसे करोगे? एक बार पानी में चले गए तो अगले जन्म तक झील की सतह पर वापस नहीं आ पाओगे। सर्पेंटविंग को पूरा भरोसा था। तुम्हारे पिता ने मुझे कई बार घायल किया है, लेकिन मैं उन्हें अपने बच्चे को खोने का दर्द अपने साथ बांटने दूंगा। जैसे ही उसके शब्द समाप्त हुए, सर्पेंटविंग अचानक आगे बढ़ा और सीधे उस गलियारे की ओर बढ़ा जिसे निंग ने बनाया था। सबसे पहले एक सर्पाकार पूंछ पानी से भरे गलियारे में घुसी और सीधे निंग की ओर बढ़ी। सर्पपंख की वर्तमान गति और शक्ति नीले आकाश सांप से कहीं ज्यादा थी। वह एक सर्वोच्च जियांटियन स्तरीय डायर मॉन्स्टर होने के योग्य है। निंग चौंक गया। केवल गति के मामले में स्वर्गीय जियांटियन स्तरीय सर्पेंटविंग वास्तव में एजियो स्काईस्नेक से कुछ कमजोर था, लेकिन ताकत में वह एजियो स्काईस्नेक से निश्चित रूप से बेहतर था। लेकिन अब अपनी कमजोरी और गति के मामले में भी सर्पेंटविंग एजियो स्काईस्नेक से बेहतर था। जहां तक उसकी ताकत का सवाल है, सर्पेंटविंग विस्मयकारी स्तर पर पहुंच गया था। बूढ़े राक्षस, मौत के लिए तैयार हो जाओ। निंग ने तुरंत अपने विंडविंग इवेशन का उपयोग किया। धुंधले धुएं में बदल गया जो सर्पेंटविंग की सर्पिन पूंछ के कोड़े के हमले से भी तेज था। तुरंत सांप के शरीर पर कूद गया। निंग ने अपने हाथों में डार्क नॉर्थ तलवारें लीं, छलांग लगाई और सीधे सर्पेंटविंग के सर्पनुमा सिर पर वार किया। पुस्तक 4, अध्याय 7, सर्पेंटविंग झील को रक्त से रंगना। सर्पेंटविंग के विशाल रक्तरंजित जबड़े से एक पानी जैसा तरल पदार्थ निकला। स्विश स्विश स्विश, काली रोशनी से जगमगाता हुआ जहरीला तरल पदार्थ जी निंग की ओर फैल गया, जिसने जरा भी नहीं चकमा दिया। उसके बाएं हाथ में मौजूद डार्क नॉर्थ तलवार ने तुरंत वाटर टाइट तकनीक अपनाई, जिससे जहरीला तरल पदार्थ एक तरफ मुड़ गया और वह सर्पेंटविंग के शरीर पर जा गिरा। चटचटाहट, सर्पविंग के शल्कों में तुरंत आग लग गई, लेकिन उसके बाद विषैला तरल सर्पविंग के शरीर में समा गया, जिसे उसने अवशोषित कर लिया। निंग के बाएं हाथ ने जहरीले तरल को एक तरफ धकेल दिया था। उसका दायां हाथ सीधे सर्पेंटविंग के सिर पर वार कर रहा था। उसकी तलवार प्रकाश की किरण की तरह चमक उठी। इस तलवार में जलबूंद के सच्चे अर्थ की शक्ति समाहित थी और यह इतनी तेज थी कि सर्पपंख भी चौंक गया। उसने जल्दी से अपना सिर घुमाकर दूर करने की कोशिश की। रेनड्रॉप, निंग की आंखें ठंडी चमकती रोशनी से भर गईं। पियर्स रॉक्स, तलवार की रोशनी सर्पेंटविंग के सिर के एक तरफ से चमकी, उन शल्कों को भेदती हुई सीधे उसके सिर के एक तरफ घुस गई। चोट के नीचे सफेद खोपड़ी की हड्डी भी धुंधली सी दिखाई दे रही थी और घाव से भारी मात्रा में हरा खून बह रहा था। उसने सचमुच मुझे घायल कर दिया। बूढ़ा राक्षस सर्पपंख पूरी तरह से पागल हो गया। उसने अपना सिर बेतहाशा घुमाया। उसके विशाल शल्कदार पंख तेजी से निंग की ओर बढ़े और उसकी सर्पाकार पूंछ भी निंग को जकड़ने के लिए बाहर निकली।
एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे उस पर भूत सवार हो गया हो और उनके आसपास की झील का पानी बुदबुदाने और झाग बनाने लगा। निंग अपनी दोनों तलवारें लिए साय की तरह आगे बढ़ा। मैं न सिर्फ तुम्हें घायल करूंगा बल्कि मार भी डालूंगा। हालांकि सरपेंटविंग निंग की तलवारबाजी की ताकत देखकर दंग रह गया था, लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह एक बूढ़ा राक्षस जो 1000 सालों से प्रशिक्षण ले रहा था इस नन्हे इंसानी बच्चे से हार जाएगा। और तो और निंग ने ही उसके सबसे प्यारे बच्चे रेडटिप को मार डाला था। उस पल सरपेंटविंग के मन में बस एक ही ख्याल था, जी निंग को मार डालो। हुआ। झील का पानी घूम रहा था और विशाल शल्कदार पंखों के साथ साथ उस अप्रत्याशित सर्पाकार पूंछ ने बेतहाशा हमला किया। झील का पानी जलीय राक्षसों का क्षेत्र था और यहाँ सर्प पंख उस बाघ की तरह था जिसे पंख दिए गए हों। सैनिकों के विरुद्ध सेनापतियों का प्रयोग, बाढ़ रोकने के लिए धरती का प्रयोग के सिद्धांतों का पालन करते हुए निंग ने हमलों से निपटने के लिए उपयुक्त और मेल खाती तकनीकों का इस्तेमाल जारी रखा। उसकी तलवारबाजी की तकनीकें तेजी से उभरी और सरपेंटविंग की सर्पाकार पूंछ और शल्कदार पंखों पर एक के बाद एक घाव छोड़ती गईं। ये कैसे संभव है? वह मुझे कैसे हरा सकता है? मरो, मैं तुम्हें मरवा दूंगा। बूढ़ा राक्षस सर्पविंग अब पूरी तरह से उन्मत्त हो गया था। निंग उससे लगातार लड़ता रहा और कभी कभी बस एक नजर से वह एक अग्नि कमल की पंखुड़ी या एक जल कमल की पंखुड़ी बना देता। अग्नि कमल की पंखुड़ी और जल कमल की पंखुड़ियां सर्पविंग के ठीक ऊपर और नीचे दिखाई देती, उसे अपने भीतर घेर लेती। जैसे ही अग्नि कमल की पंखुड़ी और जल कमल की पंखुड़ियां धीरे धीरे विपरीत दिशाओं में घूमती, सर्पविंग चीखने लगता और उसके शल्क टूटने लगते। रूप, उसके सिर के ऊपर बर्फ की एक परत तेजी से उभरी, जबकि उसी समय उसका सर्प जैसा सिर हिंसक रूप से हिला, जिससे जलज्वाला कमल बिखर गया। वे झील के भीतर बेतहाशा लड़ रहे थे, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। किसी भी छोटे जलीय राक्षस की हिम्मत नहीं हुई कि वह उनके पास आ सके। सर्पविंग का शरीर कई गहरे घावों से ढका हुआ था तथा हर जगह हरा खून बह रहा था, जिससे आसपास की झील का पानी हरा हो गया था। झील के ऊपर सफेद फर पहने जी यिचुआन युची स्नो के साथ वहां खड़ा था। झील की पूरी सतह बेतहाशा हिल रही थी, मानो झील की गहराई में कोई विशाल जलीय दैत्य हिल रहा हो। इतना बड़ा हंगामा! यिचुआन की आंखें चमक उठीं। स्नो ने भी सिर हिलाया। लगता है निंग उस बूढ़े राक्षस सरपेंटविंग पर बहुत जोर दे रहा है, वरना इतना बड़ा हंगामा न होता। देखो, झील का पानी हरा हो रहा है और मछलियों और झींगों की लाशें पड़ी हैं। झील के पास के लहरदार पानी में मछलियों और झींगों की लाशें तैरने लगी थीं। जाहिर है उन्हें जहर दिया गया था। यिचुआन ने अपनी नाक से सूंघा। ये सर्पविंग का खून है। इसका खून बहुत जहरीला होता है। झील के पानी में घुलने के बाद भी ज्यादातर मछलियां और झींगे इससे जहर खाकर मर जाएंगे। उसने बहुत खून खो दिया है। स्नो की खुशी और भी बढ़ गई। निंग की ताकत बहुत बढ़ गई है। ठीक है, सरपेंटविंग जैसे जियांटियान स्तर के एक पुराने राक्षस को इतना खून बहाने देना वाकई बहुत प्रभावशाली है। यिचुआन भी बहुत उत्सुक था। सरपेंटविंग अपनी सारी शक्ति लगा चुका था, लेकिन निंग को अभी तक चोट भी नहीं पहुंचा पाया था। इसके बजाय उसका शरीर अब जख्मों से भरा हुआ था, जो निंग के हाथों में मौजूद तेज डाकनॉर्थ तलवारों से लगे थे। जब मैं जियांतियान के शिखर पर पहुंचा तो जी कबीले के नियंत्रण वाले इस इलाके में मुझसे ज्यादा ताकतवर लोग बस कुछ ही हैं। ये सभी बेहद मशहूर हैं। ये बदमाश जी निंग इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? शायद जी भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती। सरपेंटविंग कुछ देर के लिए उन्मत्त होने के बाद शांत हो गया था और पीछे हटने की योजना बनाने लगा था। निंग ने जो शक्ति प्रदर्शित की थी वह सचमुच आश्चर्यजनक थी। एक बूढ़े राक्षस के रूप में सरपेंटविंग का शरीर स्वाभाविक रूप से शक्तिशाली था। ज्यादातर जियांटियन स्तर के की रिफाइनस के तलवार के वार शायद उसके शल्कों को भी नहीं भेद पाते, लेकिन निंग की तलवारें बेमिसाल तेज थीं। वे सीधे चीरती हुई गहरे घाव छोड़ती थीं या सीधे छेद कर देती थीं। क्या कुछ सालों में ये जी निंग अपने पिता से भी ज्यादा ताकतवर नहीं हो जाएगा? सरपेंटविंग के दिल का गुस्सा तेजी से कम हो रहा था और उसके पीछे सिर्फ डर और घबराहट ही रह गई थी। मैं उसके जैसे सनकी से किसी भी तरह नहीं लड़ पाऊंगा। बेहतर होगा कि मैं भाग जाऊं। स्वूश! उसकी सर्पाकार पूंछ के हिलने और सिर के मुड़ने के साथ ही दोनों शल्कयुक्त पंख कांपने लगे और सर्पविंग ने तेज गति से भागने का प्रयास करना शुरू कर दिया। बूढ़े राक्षस सरपेंटविंग, भागने के बारे में सोचना भी मत। निंग, जो इस समय सरपेंटविंग के शरीर पर खड़ा था, एक साथ पानी के गलियारे को नियंत्रित कर रहा था और साथ ही विंडविंग एवेशन तकनीक का तेजी से उपयोग कर रहा था। अगर मैं जाना चाहता हूँ तो चला जाऊंगा। सरपंख दहाड़ा। उसकी पूंछ हिलाने से झील का पानी तुरंत अशांत हो गया और पानी की एक लहर ने तुरंत निंग को भीगने पर मजबूर कर दिया। इसके तुरंत बाद सरपेंटविंग को बहुत खुशी महसूस हुई। पानी को नियंत्रित करके बनाया गया गलियारा। सरपेंटविंग एक जलीय राक्षस था जो पानी को भी नियंत्रित कर सकता था। उसे नष्ट करना स्वाभाविक रूप से बेहद आसान होता। अगर वह निंग को नहीं हरा पाता तो क्या ये संभव है कि वह भाग भी न पाता? सरपेंटविंग को अचानक अस्पष्ट रूप से एक भयानक खतरा सा महसूस हुआ। वह अपना सिर घुमाकर देखने से खुद को रोक नहीं सका। उसके पीछे झील के पानी में निंग इस समय सीधा खड़ा तैर रहा था। उसके चारों ओर अनगिनत तलवारनुमा जादुई खजाने थे। हर एक खजाना एक हल्की सी चमकती हुई रोशनी से ढका हुआ था।
जियांतियानकी से बनी एक चमकती हुई तलवार जो 300 से ज्यादा उल्टी तलवारों के जादुई खजानों से होकर गुजरी और रूपांतरित हुई थी। इस समय निंग के बगल में टिमटिमाती हुई मंडरा रही थी। जादुई खजाने, इतने सारे जादुई खजाने! सरपेंटविंग दंग रह गया। स्विश! प्रकाश की चमकती तलवार चमक उठी और देखते ही देखते सैकड़ों मीटर दूर तक फैल गई। सरपेंट को एहसास हो गया कि इस चमकती प्रकाश की तलवार में असीम शक्ति है। उसने उसे चकमा देने के लिए अपना सिर घुमाना चाहा, लेकिन प्रकाश की चमकती तलवार घूमते हुए बस थोड़ा सा मुड़ी और फिर भी बड़ी सटीकता से सरपेंट के सर्प जैसे सिर के बीचों बीच से सीधे भेद गई। टकराना! प्रकाश की तलवार सीधे सरपेंटविंग की खोपड़ी में घुस गई और अपने साथ हरा रक्त और कुछ मस्तिष्क तक भी ले गई। सरपेंटविंग ने हैरानी से निंग को देखा। ये संरचना! तुम्हें गर्व होना चाहिए कि तुम इस तलवारनुमा संरचना के नीचे मर गए। निंग धीरे धीरे आगे बढ़ा और झील का पानी उसके सामने 2 भागों में बट गया। सरपेंटविंग की आंखें धुंधली पड़ गईं और फिर उसका विशाल शरीर धीरे धीरे नीचे की ओर बहने लगा। सरपेंटविंग झील का ये बूढ़ा राक्षस, जिसे हजारों वर्षों से स्थानीय अत्याचारी माना जाता था, मर चुका था। सरपेंटविंग की लाश को धीरे धीरे नीचे गिरते देख निंग के मन में कई जटिल भावनाएं उठ रही थीं। यही बूढ़ा राक्षस पश्चिमी प्रांत शहर में उस पर हमला करने आया था, जिसके परिणामस्वरूप ये सब हुआ। जब वह साहसिक कार्य और अन्वेषण पर निकला था तो उसने सरपेंटविंग को ही अपना अंतिम लक्ष्य माना था। हालांकि सरपेंटविंग ने शक्ति के शिखर पर पहुंचकर जियांटियन को तोड़ दिया था, फिर भी निंग ने उसे मार डाला था। इकट्ठा करो! निंग ने सरपेंटविंग की विशाल लाश को उठाया। बस एक विचार के साथ उसने उसे एक खाली भंडारण प्रकार के जादुई खजाने में रख दिया। हालांकि सरपेंटविंग की लाश बहुत बड़ी थी, फिर भी उसे लपेटने पर वह भंडारण प्रकार के जादुई खजानों में से एक में समा सकती थी। हालांकि निंग के पास और ज्यादा चीजें नहीं थीं। उसके पास लगभग 1000 भंडारण प्रकार के जादुई खजाने थे। वापस ऊपर जाने का समय आ गया है। एक विचार के साथ ही उसके ऊपर से पानी अलग हो गया और निंग ऊपर की ओर चलने लगा। यिचुआन और स्नो झील के ऊपर खड़े होकर इंतजार कर रहे थे। अब कोई हलचल नहीं। स्नो ने धीरे धीरे शांत होते पानी की ओर देखा। वहां अब कुछ भी नहीं हो रहा है। सरपेंटविंग शायद निंग का कुछ नहीं बिगाड़ पाया होगा, यिचुआन ने कहा, इसलिए शायद वह पीछे हट गया होगा। ये लड़ाई अब खत्म हो गई है। स्नो ने अपने पति की तरफ देखा। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि निंग ने उस बूढ़े राक्षस को मार डाला हो? फांसी! पानी में वह बूढ़ा राक्षस जब चाहे लड़ सकता है और जब चाहे भाग सकता है। उसे हराना आसान है, लेकिन उसे फांसी देना बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। यिचुआन खुद भी सरपेंटविंग से कई बार लड़ चुका था। वह अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका, लेकिन फिर उसकी आंखें चमक उठीं और उसने दूर तक देखा। देखो, जी निंग बाहर आ रही है। स्नो भी देखने के लिए मुड़ा। दूर से सरपेंटविंग झील के बीचों बीच एक द्वीप दिखाई दे रहा था। द्वीप के पास से एक सफेद लहर उठ रही थी और फिर लहर अलग होकर एक गलियारा बना रही थी। जानवरों के फर पहने एक युवक लहरों के बीच से होते हुए सीधे द्वीप की ओर बढ़ रहा था। निंग! स्नो ने तुरंत पुकारा। निंग लहरों पर चलते हुए द्वीप की ओर बढ़ रहा था, लेकिन अचानक उसके कानों में वह जानी पहचानी पुकार सुनाई दी। निंग! माँ! निंग दंग रह गया और जल्दी से मुड़कर देखने लगा। दूर से उसने सफेद फर पहने जी यिचुआन और युची स्नो को देखा। वे पानी पर तेजी से उसकी ओर दौड़ रहे थे। यह नजारा देखकर निंग हैरान भी हुआ और खुश भी। यिचुआन और स्नो द्वीप पर उतरे। निंग! जैसे ही वह पहुंची, स्नो ने तुरंत अपने बेटे का हाथ पकड़ लिया और ध्यान से उसका निरीक्षण किया। चिंता मत करो, अगर जी निंग घायल भी हो गया है तो भी उसके फेंट गॉड शरीर की ताकत के कारण वह जल्दी ठीक हो जाएगा। यिचुआन ने निंग की ओर देखा। उसकी आंखें संतुष्टि से भरी थीं। एक उच्च जियांटियन स्तर के डायर मॉन्स्टर से लड़ने और उसे सरपेंटविंग को असहाय होकर भागने पर मजबूर करने में सक्षम होना। निंग, तुम मेरे अनुमान से भी ज्यादा बेहतर हो गई हो। निंग चौंका और फिर उसने जल्दी से कहा, पिताजी, मैंने डायर मॉन्स्टर सरपेंटविंग को मार डाला। पुस्तक 4, अध्याय 8, जी निंग की उपलब्धियां। तुमने सरपेंटविंग को मार डाला? जी यिचुआन ने अपने बेटे की तरफ देखा और उसके बगल में युची स्नो भी अविश्वास से घूर रहा था। दोनों जानते थे कि उनका बेटा झूठ बोलने वाला इंसान नहीं है, लेकिन ये तो हद ही हो गई। जी वंश के 5 प्रांतों के विशेषज्ञ सरपेंटविंग से कई बार लड़ चुके थे, फिर भी वे सरपेंटविंग को मार नहीं पाए थे। जी निंग ने जल्दी से कहा, पिताजी, जरा देखिए। उनके हाथ हिलाने से कहीं से जख्मों से लदी एक विशालकाय चीज उनके बगल वाले कुंड में प्रकट हुई। वो विशाल शल्कदार पंख, वो चिपचिपा हरा खून, सब कुछ उस जीव की पहचान की गवाही दे रहे थे। सरपेंट! यिचुआन और स्नो ने उस विशाल लाश को देखा। वे एक दूसरे को देखे बिना नहीं रह सके। लगता है मेरे बेटे की ताकत, उसकी ताकत वाकई कमाल की है, यिचुआन ने कहा। उसने न सिर्फ सरपेंटविंग को मार डाला, बल्कि उसकी लाश को जादुई खजानों में भी सुरक्षित रख पाया। पिताजी, माँ! निंग ने कुछ नहीं छिपाया। जब मैं ईस्टमाउंट मार्श में साहसिक कार्य कर रहा था तो मेरा सामना आयनवुड कबीले के आयनवुड जान से हुआ। यिचुआन और स्नो दोनों चौंक गए। आयनवुड जान, वह एक खतरनाक दुश्मन था। वह शायद एजियो स्काईस्नैक से निपटने और उसे अपना गुलाम बनाने के लिए वहां गया था, निंग ने कहा। इस बिंदु पर उसने थोड़ा आह भरना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने सोचा कि कैसे उसने और एजियो स्काईस्नैक ने एक दूसरे के साथ बार बार लड़ाई की थी, दोनों एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा सके थे, और कैसे धीरे धीरे वे विरोधियों के रूप में एक दूसरे के लिए सम्मान पैदा करने लगे।
अंत में क्योंकि उसे आयरनवुड ज़ान के भंडार के खजाने के भीतर एजियो स्काईस्नैक की लाश नहीं मिली, न ही उसने एजियो स्काईस्नैक को एक पालतू गुलाम बनते देखा। निंग समझ गया कि एजियो स्काईस्नैक ने उस महत्वपूर्ण मोड़ पर शायद अपनी प्राकृतिक क्षमता शून्य ब्लिंक विकसित की थी। एक नीला आकाशीय सांप जिसने शून्य पलक तकनीक विकसित की थी, वह उस काप की तरह था जो ड्रैगन में बदल गया था। यह निश्चित रूप से प्राकृतिक खजानों की तलाश में दुनिया भर में घूमने के लिए स्वेलो पर्वत क्षेत्र को छोड़ चुका था। ये कहना कठिन था कि वे कभी पुनः मिलेंगे या नहीं। निंग जल्दी से होश में आया। जब आयरनवुड ज़ान ने एजियो स्काईस्नैक से लड़ाई की तो मैंने भागने का मौका ढूंढ लिया और मैं पहाड़ी जंगलों से 1000 किलोमीटर दूर भाग गया और एक तालाब के किनारे आराम करते हुए मैं इतना भाग्यशाली था कि मुझे अचानक दाओ की समझ मिल गई। दाओ की समझ। यिचुआन और उसकी पत्नी ने एक दूसरे को देखा। उन्होंने अपनी सांसें रोक लीं। मैंने पूरी रात दाओ को समझने में बिताई, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आखिरकार पीछा कर रहे आयरनवुड ज़ान ने मुझे परेशान कर दिया। निंग ने अपना सिर हिलाया। हालांकि अपने क्रोध में मैंने तुरंत यिन और यांग शक्ति का उपयोग किया और उसे क्रिम्सन ब्राइट दिव्य शक्ति में मिला दिया। स्वर्गीय जल और अग्नि मुझ पर उतरे, जिससे मैं एक जियांटियन फेंट गॉड के शरीर में बदल गया और मैं एक जियांटियन जीवन रूप बन गया। उस समय मेरी शक्ति नाटकीय रूप से बढ़ गई और फिर मैंने पहले आयरनवुड ज़ान के आत्मिक दानव उस बियान बाघ और फिर स्वयं आयरनवुड ज़ान को मार डाला। यिचुआन ने आश्चर्य से कहा, तुमने आयरनवुड ज़ान को मार डाला? ठीक है। निंग ने अपना हाथ हिलाया और उसके अंदर एक काला रतन का कोड़ा दिखाई दिया। यह आयरनवुड ज़ान का निजी हथियार है। ब्लैकवुड वाइनविप को देखकर यिचुआन ने सिर हिलाया और सहमति में आह भरी। ये वास्तव में उसका ब्लैकवुड वाइनविप है। जैसे ही तुम जियांटियन स्तर पर पहुंचे, तुमने आयरनवुड ज़ान को हरा दिया और मार डाला। ऐसा लगता है कि दाओ को समझने में बिताई गई उस रात ने तुम्हें काफी हद तक बेहतर बना दिया। निंग ने सिर हिलाया। उस रात जब मैंने दाओ को समझा तो मुझे दाओ के सच्चे अर्थ का एक संकेत मिला। दाओ का सच्चा अर्थ? स्नो ने भी आश्चर्य से पुकारा। क्या ये सचमुच दाओ का सच्चा अर्थ था? यिचुआन को भी इस पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं हुई। अपने ज्ञान के स्तर को बढ़ाने में जितना अधिक व्यक्ति ऊपर जाता है, उतना ही कठिन होता जाता है। दुनिया के साथ एक के स्तर से ऊपर दाओ का सच्चा अर्थ था। यहाँ तक कि ज्यादातर ज़िफू शिष्य भी दाओ के सच्चे अर्थ के स्तर तक नहीं पहुँच पाए थे। यिचुआन अतीत में विशेष परिस्थितियों के कारण ही इस स्तर तक पहुँच पाया था और इसके अलावा यह एक ऐसी बात थी जिसे जीवंश ने गुप्त रखा था और कभी सार्वजनिक नहीं किया। दूसरे लोग केवल यिचुआन को दुनिया के साथ एक स्तर पर ही मानते थे। मेरा बेटा सिर्फ 11 साल का है। स्नो की आंखें चमक रही थीं, लेकिन वह वास्तव में दाओ के सच्चे अर्थ के स्तर तक पहुंच गया है और उस तकनीक का प्रशिक्षण ले रहा है जिसे नंबर 1 फेंट गॉड बॉडी रिफाइनिंग तकनीक 9 स्वर्गों का क्रिम्सन ब्राइट आरेख माना जाता है। इस तरह की प्रतिभा के साथ उसके लिए कुछ प्रमुख शक्तियों द्वारा प्रशिक्षण के लिए स्वीकार किया जाना बेहद आसान होगा। जल्दी नहीं, जल्दी नहीं। यिचुआन ने अपने बेटे की ओर देखा। क्या तुम दाओ के उस सच्चे अर्थ का उपयोग कर पा रहे हो जिसे तुमने समझा है? समझना एक बात थी, लेकिन उसका उपयोग कर पाना बिल्कुल दूसरी बात थी। प्राचीन जलीय संपदा में निंग लगभग घातक स्थिति में था जब वह अंततः वर्षा की बूंद का सही अर्थ को अंजाम देने में कामयाब रहा। पिताजी, कृपया ध्यान रखें। निंग के हाथों में डाकनॉर्थ की तलवारें प्रकट हुईं और उसने हवा में तलवार चला दी। हुआ, तलवार की नोक बारिश की बूंद जैसी लग रही थी, जिससे उसके आसपास की हवा में जोरदार लहरें उठ रही थीं। वर्षा की बूंद का असली मतलब? यिचुआन ने बार बार सिर हिलाया। यही है वर्षा की बूंद का असली मतलब। दाओ को समझने में बिताए उस रात की वजह से तुम अपनी तलवारबाजी के जरिए दाओ का असली मतलब जाहिर कर पाए। यही है, यही है। यिचुआन को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या कहे। कम से कम स्वेलो माउंटेन ने तो ऐसी अद्भुत प्रतिभा पहले कभी नहीं देखी थी। सबसे अधिक संभावना यह है कि केवल उन दूरस्थ अति विशाल जनजातियों में ही समतुल्य प्रतिभा विद्यमान होगी। मैं वर्षा की बूंद का असली मतलब सिर्फ एक छिपे हुए क्षेत्र में ही समझ पाया था। निंग ने कहा, मुझे लगता है पिताजी और माँ, आप दोनों जानते होंगे कि मैं एक छिपे हुए क्षेत्र में फंसा हुआ था। दंपति ने जल्दी से सिर हिलाया। आपका बेटा अचानक गायब हो गया और आपको इतनी चिंता में डाल दिया। पिताजी, माँ। निंग अपने माता पिता को देखकर तुरंत समझ गया। उसके पिता बेशक जैड तलवार को भांप नहीं पाए थे और इसलिए बेतहाशा दौड़े दौड़े वहां पहुंचे थे। आखिरकार जलीय महल तो एक बिल्कुल अलग आयाम में था। उसके पिता को वहां जैड तलवार का आभास कैसे हो सकता था? उस समय शायद उसके पिता को चिंता थी कि वह मर गया है। निंग पूरी तरह से अंदाजा लगा सकता था कि इतने लंबे समय से चिंतित रहने के कारण उसके माता पिता को कैसा महसूस हुआ होगा। वह खुद को शर्मिंदा महसूस करने से नहीं रोक सका। ये तुम्हारी गलती नहीं है। यिचुआन ने आह भरी। जब मैं पहले साहसिक यात्रा पर था तो मैंने कई अवशेष स्थल देखे थे, लेकिन उनमें कभी प्रवेश नहीं किया। हालांकि अवशेष स्थल बेहतरीन अवसर प्रदान करते हैं, लेकिन शायद 100 में से एक भी वहां से जीवित बाहर नहीं निकल पाएगा। तुम्हारी माँ और मैं बहुत खुश हैं कि तुम वहां से जीवित बाहर निकल आए। स्नो ने अपने बेटे के बालों को भी धीरे से सहलाया। पिछले महीने से वह सचमुच बहुत चिंतित थी, लेकिन मुझे लगता है कि उस छिपे हुए क्षेत्र में आपकी उपलब्धियां काफी ज्यादा थीं। आप वास्तव में एक ही मुठभेड़ में सरपेंट ट्विन को मार गिराने में सक्षम थे। यिचुआन ने कहा। उसे विश्वास नहीं था कि उसका बेटा सिर्फ रेनड्रॉप का असली अर्थ समझ लेने के बाद सरपेंट ट्विन को मार पाएगा। आखिरकार यिचुआन ने खुद बहुत पहले रेनड्रॉप के असली अर्थ को समझ लिया था। इसके अलावा यिचुआन ने
रेनड्रॉप सूत्र की 9 तलवार तकनीकों में से हर एक को रेनड्रॉप के असली अर्थ में मिला दिया था, फिर भी वह सरपेंट विंग को नहीं मार पाया था। ठीक है, मुझे कम 1000 तलवारों का समूह मिल गया। निंग ने हाथ हिलाकर फर के चर्मपत्र के वे कई टुकड़े उठाए और अपने माता पिता को दे दिए। यद्यपि कम 1000 तलवारों का गठन एक रहस्य था, फिर भी निंग को अपने माता पिता से कुछ भी छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। छोटी 1000 तलवारों वाली संरचना। यिचुआन और उसकी पत्नी दोनों ने एक नजर डाली, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा, उनके चेहरे बदल गए। यिचुआन और उसकी पत्नी एकदम दंग रह गए। वे काफी अनुभवी थे, खासकर स्नो, जिसका वंश असाधारण था। वे तुरंत समझ गए कि यह छोटा 1000 तलवारों वाला दल कितना खास था। यिचुआन खुद को ये कहने से नहीं रोक सका, ये कमजोर 1000 तलवारों वाली संरचना हमारे जी कबीले की किसी भी परम तकनीक से भी ज्यादा शक्तिशाली है। स्नो, ये कमजोर 1000 तलवारों वाली संरचना शायद तुम्हारे कबीले की विंड इवेजन तकनीक के बराबर है। एक तरफ निंग आह भरने से खुद को नहीं रोक सका। फेंट गॉड बॉडी रिफाइनर्स को जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत थी, वह थी दिव्य क्षमताएं। लेकिन फेंट गॉड युग में भी हर एक दिव्य क्षमता बाहरी लोगों को सिखाने की इजाजत नहीं थी। उस प्राचीन जलीय संपदा के बूढ़े काले बैल को भी इसकी जानकारी नहीं थी। यूची वंश ने उस दिव्य अमर की मदद की थी और उसकी जान बचाई थी, इसलिए ही उन्हें एक दिव्य क्षमता प्राप्त हुई थी। एक दिव्य क्षमता का मूल्य शायद लघु 1000 तलवारों वाली संरचना से भी ज्यादा था। सौभाग्य से उसकी मां ने उसे ये दिव्य क्षमता दी थी, वरना कौन जाने उसे अपनी पहली दिव्य क्षमता सीखने में कितना समय लगता। इस छोटे 1000 तलवारों वाले स्वरूप में असाधारण शक्ति है। यह एक अद्वितीय स्वरूप तकनीक है जो किसी व्यक्ति को उच्च स्तर की शक्ति के साथ युद्ध करने में सक्षम बनाती है। यूची स्नो ने कहा, बस छोटे 1000 तलवारों वाले स्वरूप में जादुई खजानों के साथ साथ आत्मा की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। यही इसकी कमजोरी है। ठीक है, कई 100 जादुई खजाने, इतने सारे कौन हासिल कर सकता है? यिचुआन ने भी सिर हिलाया, लेकिन निंग ने कहा, पिताजी, माताजी, छिपे हुए क्षेत्र में मैंने कई अनरैंक्ड जादुई खजाने हासिल किए हैं, बस बहुत ज्यादा। ये कहते हुए उसने भंडारण कवच निकाला और अपने माता पिता को दे दिया, जबकि उसी समय निंग ने जादुई खजानों के भीतर से अपनी सारी व्यक्तिगत की निकाल ली, ताकि दूसरों को उन्हें आसानी से बांधने की अनुमति मिल सके। बहुत ज्यादा। यिचुआन ने हैरान होकर आर्मगार्ड स्वीकार कर लिया। उसने जल्दी से आर्मगार्ड बांध दिया और जैसे ही उसने उसकी जांच की, उसके चेहरे पर हैरानी के भाव उभर आए। यह क्या है? स्नो ने तुरंत पूछा। जादुई खजानों की संख्या संभवतः हजारों में है। यिचुआन ने आह भरी। इतने सारे? स्नो भी चौंक गया। हालांकि उन्हें बिना रैंक वाले जादुई खजानों की परवाह नहीं थी, फिर भी अंदर हजारों खजाने थे। जी वंश के 5 प्रांत भी इतनी दौलत देखकर ईर्ष्या करेंगे। निंग ने आगे कहा, वे जादुई खजाने मेरे लिए बेकार हैं। मैं उन्हें आपके निपटान के लिए पिता और माता को सौंप दूंगा। उसके पास दर्जनों भंडारण खजाने और 1000 से ज्यादा तलवार प्रकार के जादुई खजाने थे। साथ ही कई अन्य बिखरे हुए जादुई खजाने भी थे, जैसे पंख प्रकार के जादुई खजाने, जो उसके लिए विंड इवेजन तकनीक में प्रशिक्षण के लिए बहुत उपयुक्त थे। बिखरे हुए खजानों में कुछ दाव मोहरें, संरचनाएं और अन्य वस्तुएं भी शामिल थीं। जहां तक हजारों भंडारण खजानों, ब्लेड, चाबुक, लाठी, भाले और कुल्हाड़ियों का प्रश्न है, तो वह उन सबको अपने पिता को दे सकता था। निंग ने पहले छोटा 1000 तलवारों का समूह हासिल किया था, फिर ढेर सारे जादुई खजाने दिखाए। उसके माता पिता अभी पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुए थे कि निंग ने एक बार फिर कहा, इस बार छिपे हुए इलाके में मुझे एक खजाना मिला है। ये हमारे जी वंश के लिए सचमुच फायदेमंद होगा। यह क्या है? यिचुआन और स्नो ने तुरंत देखा। निंग के हाथ हिलाने पर एक जानवर के फर वाला स्क्रॉल प्रकट हुआ। उस जानवर के फर वाले स्क्रॉल के ऊपर एक सूरज और एक चांद आसमान में ऊंचे लटके हुए थे, जो एक बुद्ध पर असीम प्रकाश बिखेर रहे थे। एक दृश्यीकरण तकनीक। यिचुआन और स्नो एक साथ बोले। निंग ने आश्चर्य से कहा, पिताजी, माताजी, आप पहले से ही जानते हैं, हमें कैसे पता नहीं चला? स्नो बुद्ध की पेंटिंग को घूर रहा था। अतीत में मेरे यूची कबीले के पास भी एक विजुअलाइजेशन पेंटिंग थी, लेकिन बाद में एक अन्य कबीले के साथ संघर्ष में वह विजुअलाइजेशन पेंटिंग खो गई। लेकिन निंग, यह विजुअलाइजेशन तकनीक एक ऐसी तकनीक है जिससे व्यक्ति अपनी आत्मा को मजबूत कर सकता है। आत्मा ही व्यक्ति का आधार है। हालांकि आमतौर पर एक मजबूत आत्मा के लाभों को देखना मुश्किल होता है, लेकिन इसके लाभ अदृश्य और अपार होते हैं। तुम्हें इसे अपने पास रखना चाहिए और हर समय इसका उपयोग करना चाहिए। निंग ने जल्दी से कहा, उस छिपे हुए क्षेत्र में मैं भाग्यशाली हूँ कि एक विजुअलाइजेशन पेंटिंग सीधे मेरी स्मृति में अंकित हो गई। यह इससे भी ज्यादा स्पष्ट है। स्नो ने स्थिति को समझते हुए प्रसन्नतापूर्वक कहा, मेरे बेटे का कर्म भाग्य असाधारण है। किंवदंतियों के अनुसार मेरे यूची वंश के पूर्वज एक दिव्य अमर देवता से मिले थे, जिन्होंने अपनी एक ही उंगली से विजुअलाइजेशन पेंटिंग को सीधे अपनी आत्मा में अंकित कर लिया था। ये पेंटिंग से भी अधिक स्पष्ट थी और इसे हर समय देखा जा सकता था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस गुप्त क्षेत्र में मेरे बेटे को भी ऐसी किस्मत मिलेगी। निंग ने सोचा कि कैसे, जब वह पुनर्जन्म ले रहा था तो वह पाताल लोक में कुई महल के स्वामी से मिला था, और कैसे कुई महल के स्वामी ने भी अपनी एक उंगली का उपयोग करके नुवा पेंटिंग को उसकी आत्मा की स्मृति में अंकित कर दिया था। पिताजी, माताजी, इस दृश्यावलोकन तकनीक का नाम सूर्य चंद्र बुद्ध का आंतरिक दृश्यावलोकन है।
निंग ने आगे कहा। जी निंग, यिचुआन का दिल जोर से धड़क रहा था जब उसने अपने बेटे को देखा। इस सूर्य चंद्र बुद्ध के आंतरिक दर्शन का जी कुल पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा। मैं इसे तुरंत वापस ले लूंगा। हालांकि इस लघु 1000 तलवारों वाली संरचना का अभी प्रचार नहीं किया जाना चाहिए। इसका प्रशिक्षण बहुत कठिन है और आपके अलावा जी कुल में कोई भी इस लघु 1000 तलवारों वाली संरचना की शक्ति को प्रकट करने में सक्षम नहीं है। भविष्य में जब आपकी अपनी शक्ति में सुधार होगा तब आप स्वयं निर्णय ले सकते हैं कि आप इसका प्रचार करना चाहते हैं या नहीं। जहां तक उन अप्रतिष्ठित जादुई खजानों की बात है, मैं उन्हें नष्ट करने में आपकी मदद करूंगा। जैसा आप तय करेंगे वैसा ही होगा पिताजी, निंग ने उत्तर दिया। पुस्तक 4, अध्याय 9, स्टिलवाटर का मार्क्वेस। जी यिचुआन ने अपनी पत्नी की ओर देखा। स्नो, जी निंग की ताकत ज़िफू शिष्य स्तर से नीचे के सभी लोगों में सर्वोच्च मानी जा सकती है। स्वेलो पर्वत क्षेत्र उसे और अधिक रोक नहीं सकता। स्नो ने भी सिर हिलाया। वह समझ गई कि उसका पति क्या कह रहा है। हो, जी निंग ने अपने माता पिता की ओर देखा, कुछ उलझन में। यिचुआन ने कहा, जी निंग, आपको स्वेलो माउंटेन पर स्थित 6 महान शक्तियों के बारे में पता होना चाहिए। मुझे पता है, निंग ने सिर हिलाया। स्वेलो माउंटेन के 6 स्थानीय आधिपत्य हैं। ये हैं हमारा जी कबीला, रिवरबैंक कबीला, कोउ कबीला, ब्लैकफायर कल्ट, आयरनवुड कबीला और स्नो ड्रैगन माउंटेन। इन 6 आधिपत्यों में से हमारा जी कबीला, रिवरबैंक कबीला, कोउ कबीला और ब्लैकफायर कल्ट सहयोगी हैं, जबकि आयरनवुड कबीला और स्नो ड्रैगन माउंटेन सहयोगी हैं। स्वेलो माउंटेन के 6 प्रमुख आधिपत्य 2 गठबंधनों में बंटे हुए थे और उनके बीच लड़ाई बहुत भयंकर थी, जिसमें अक्सर जियांटियन जीवन रूप मारे जाते थे। यिचुआन ने आगे कहा, लेकिन क्या आप इस कारण से अवगत हैं कि आयरनवुड कबीले और स्नो ड्रैगन माउंटेन के बीच गठबंधन हम 4 अन्य आधिपत्यवादियों को एक साथ गठबंधन करने के लिए मजबूर करने में सक्षम है? मैं नहीं हूँ। निंग ने अपना सिर हिलाया। ये रहस्य किसी पुस्तक में दर्ज नहीं थे। 6 महाशक्तियाँ ज़िफू शिष्यों द्वारा संरक्षित हैं। यिचुआन ने अपने बेटे की ओर देखा। तुम्हारी शक्ति ज़िफू शिष्य स्तर से नीचे के किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध शायद पहले से ही अजेय है। कुछ और वर्षों में तुम भी ज़िफू शिष्य बन जाओगे, इसलिए मुझे तुम्हें ये बातें अभी बतानी होंगी। उस आयरनवुड कबीले का जिक्र करने लायक भी नहीं है, यिचुआन ने गंभीरता से कहा, उसकी आंखों में जानलेवा चमक भर आए। लेकिन स्नोड्रैगन पर्वत सचमुच एक दुर्जेय दुश्मन है। वे वाकई डरावने हैं। हमारे स्वेलो पर्वत क्षेत्र में स्नोड्रैगन पर्वत असली स्नोड्रैगन पर्वत संप्रदाय की एक शाखा मात्र है। एक शाखा? निंग दंग रह गया। 6 आधिपत्यों में से स्नोड्रैगन पर्वत सबसे शक्तिशाली था, लेकिन ये स्नोड्रैगन पर्वत तो बस एक शाखा थी। यिचुआन ने अपने बेटे की ओर देखा और गंभीरता से कहा, स्नोड्रैगन पर्वत संप्रदाय की शक्ति स्वेलो पर्वत की स्नोड्रैगन पर्वत शाखा से हजारों गुना ज्यादा है और हमारे जी कबीले से भी हजारों गुना ज्यादा। यह एक विशाल उच्च स्तरीय कबीला है जो तुम्हारी माँ के यूची कबीले से कमतर नहीं है। यूची स्नो ने भी अपने बेटे की तरफ देखा। विंडविंग इवेजन में मेरे यूची कबीले का इतिहास शामिल है। मेरा यूची कबीला एक बेहद प्राचीन उच्च स्तरीय विशाल कबीला है। जी कबीले जैसे कबीले मेरे यूची कबीले जैसे कबीलों से बिल्कुल भी तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन जाहिर है वह सब अतीत की बात है। अपने माता पिता की ये बातें सुनकर निंग के मन में इस असीम दुनिया के बारे में और जानने की इच्छा जागी। यूची कबीला, स्नोड्रैगन पर्वत और वे पौराणिक दूरस्थ उच्च स्तरीय कबीले, ये सभी स्वेलो पर्वत से बहुत दूर थे। निंग, क्या तुम जानते हो कि ग्रैंड जिया राजवंश कितना बड़ा है? स्नो ने अपने बेटे की ओर देखा। मुझे नहीं लगता। निंग ने अपना सिर हिलाया। ग्रैंड जिया राजवंश की स्थापना फाइंड गॉड युग में हुई थी और उसने इस विशाल विश्व को एकीकृत करने के लिए अन्य प्राचीन राजवंशों का नाश किया था। यह अरबों वर्षों से अस्तित्व में था। ग्रैंड जिया राजवंश के क्षेत्र का वर्णन करने वाली सभी पुस्तकों में एक ही शब्द का प्रयोग किया गया है, असीम। ऐसा राजवंश कितना विशाल होगा, उसकी जड़ें कितनी गहरी होंगी। जब ग्रैंड जिया राजवंश ने दुनिया का एकीकरण किया तो उसने दुनिया को 3600 कमांडरी में विभाजित किया और 800 मार्क्वेस भी नियुक्त किए। स्नो ने धीरे से कहा, क्योंकि दुनिया बहुत विशाल है इसलिए अमर और दानवों के लिए भी इस पर शासन करना मुश्किल हो गया। इसलिए उन्होंने इसे 3600 कमांडरी में विभाजित किया। इन 3600 कमांडरी में बड़े और छोटे कमांडरी हैं, लेकिन सबसे छोटे कमांडरी भी बेहद विशाल हैं। स्वेलो माउंटेन स्टिलवाटर कमांडरी के अधीन है, जो स्टिलवाटर के मार्क्वेस द्वारा शासित क्षेत्र है। स्नो ने कहा, स्टिलवाटर का कमांडरी शहर हमसे लगभग 10 लाख किलोमीटर दूर है। स्टिलवाटर का कमांडरी शहर हमसे 10 लाख किलोमीटर दूर। निंग पूरी तरह से कल्पना कर सकता था कि उस सुदूर क्षेत्र में एक अतुलनीय रूप से प्राचीन, विशाल और हलचल भरा शहर था। उस जगह अमर और राक्षस एकत्रित होते थे और उनके निर्णयों का प्रभाव इस पूरे विशाल क्षेत्र पर पड़ता था। स्नो ने आगे कहा, स्टिलवाटर का कमांडरी शहर पूरे स्टिलवाटर कमांडरी की शक्ति का केंद्र है, एक ऐसी जगह जहां अमर और राक्षस निवास करते हैं। हालांकि स्टिलवाटर कमांडरी बहुत विशाल है और इसके भीतर हमारे स्वेलो माउंटेन जैसे हजारों क्षेत्र हैं। इसलिए कुछ सबसे उच्च स्तरीय कबीले, स्कूल और संप्रदाय पूरे क्षेत्र में फैले हुए हैं। इतना बड़ा? निंग ने अपनी सांस रोक ली। जैसा कि कहावत है, आकाश ऊंचा है और शासक दूर है। दुनिया 3600 सेनापतियों में बटी हुई है। ऐसे में उन माकीज की शक्ति जिस क्षेत्र पर वे शासन करते हैं अत्यंत राक्षसी है। स्नो ने आह भरी। महान जिया राजवंश का शाही शहर तो बहुत दूर है।
इतिहास में कुछ माकीज ने विद्रोह भी किया है। वे युद्ध वास्तव में ऐसे युद्ध हैं जहां अमर और राक्षस एक दूसरे का वध करते हैं और अनगिनत विशेषज्ञ मारे जाते हैं। सचमुच भयानक। निंग ने सिर हिलाया। विशाल भूभाग का एक नुकसान ये था कि उस पर शासन करना मुश्किल होता था। यहाँ तक कि स्टिलवाटर के महान और शक्तिशाली मार्क्विस भी अपने विशाल भूभाग पर पूरी तरह से शासन करने में असमर्थ थे, इसलिए उन्होंने विभिन्न जनजातियों को आपस में कत्लेआम और युद्ध करने की अनुमति दे दी। कुछ मार्क्विस के विद्रोह के बाद ग्रैंड जिया राजवंश ने विभिन्न क्षेत्रों पर बेहतर शासन करने के लिए विभिन्न कमांडरी क्षेत्रों में एक के बाद एक कमांडरी शहर बनाने शुरू कर दिए, और यहाँ तक कि स्वेलो माउंटेन में भी ऐसे 10 से ज्यादा कमांडरी शहर हैं। स्नो ने अपने बेटे की ओर देखा। हर एक शहर का एक मिलता जुलता आधिकारिक आदेश होता है। आधिकारिक रिट। निंग ने ध्यान से सुना। ठीक है, आधिकारिक रिट, स्नो ने आगे कहा। आधिकारिक रिट बांधने का मतलब है कि आप उन कमांडरी शहरों में से एक के नियंत्रण में हैं और नामात्र के लिए ग्रैंड जिया राजवंश के अधिकारियों में से एक हैं। हालांकि ये आधिकारिक रिट जादुई खजानों की श्रेणी में आते हैं और इसलिए केवल जिफू शिष्य और उससे ऊपर के लोग ही इन्हें बांध सकते हैं। स्वेलो माउंटेन में ऐसी 10 कमांडरियां हैं। यिचुआन ने भी कहा। 10 कमांडरी शहरों में से एक स्वेलो माउंटेन सिटी है जहां ग्रैंड जिया राजवंश की सेनाएं तैनात हैं। बाकी 9 शहरों में से जी कबीले के हमारे 5 प्रांतों का नियंत्रण एक पर है, जो हमारे केंद्रीय प्रांत का 1000 तलवारों वाला शहर है, यिचुआन ने समझाया। रिवरबैंक कबीले, को कबीले और आयरनवुड कबीले सभी के पास भी एक है। ब्लैकफायर पंथ के पास 2 कमांडरी शहर हैं। स्नोड्रैगन माउंटेन के पास 3 कमांडरी शहर हैं। दरअसल बहुत पहले जी कबीला, रिवरबैंक कबीला, कोउ कबीला, ब्लैकफायर कल्ट और आयरनवुड कबीला ये सभी स्वेलो माउंटेन की स्थानीय जनजातियों का हिस्सा माने जाते थे। यिचुआन ने आह भरी। बाद में जब स्नोड्रैगन माउंटेन ने एक शहर के आधिकारिक रिट हासिल कर लिए और इस क्षेत्र में शामिल हो गया, तो सबसे कमजोर कबीला आयरनवुड कबीला स्नोड्रैगन माउंटेन के साथ तुरंत जुड़ गया। हालांकि हम बाकी 4 शक्तियां अभी भी विरोध कर रही हैं। हम सभी ग्रैंड जिया राजवंश के अधिकारी हैं और हमारे अपने कमांडरी शहरों में अमर साधकों के लिए एक दूसरे से युद्ध करना निषिद्ध है। इस नियम का उल्लंघन करना ग्रैंड जिया राजवंश को चुनौती देना है, जिसकी सजा मौत है। अपने पिता की बात सुनकर निंग अपनी भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सका। पिताजी, माताजी, आपकी बात के आधार पर अगर अमर साधकों को सेना के शहरों में युद्ध करने से मौत की सजा के साथ मना किया जाए तो क्या एक जनजाति के लिए दूसरे को नष्ट करना बहुत मुश्किल होगा? मुश्किल? स्नो ठंडी हंसी। आसान। उदाहरण के लिए जिफू शिष्यों का जीवनकाल सीमित होता है। मृत्यु के बाद आधिकारिक रिट एक मालिकहीन वस्तु बन जाती है और उस समय जनजाति का पतन शीघ्र ही हो जाएगा। इसके अलावा जिफू शिष्य हमेशा अपनी कमान के दायरे में नहीं रह सकते। अगर वे बाहर आएंगे और मारे जाएंगे तो उनके आधिकारिक अधिकार जब्त किए जा सकते हैं और उनका कबीला खत्म हो जाएगा। और फिर जाहिर है कुछ बेहद अराजक, बड़े, शक्तिशाली कबीले भी हैं। स्नो ने कहा। वे तुम्हारे कबीले के जिफू शिष्यों की हत्या करने और तुम्हारा आधिकारिक अधिकार छीनने के लिए तुम्हारे कमांडरी इलाके में लोगों को भेजेंगे। तुम इसके बारे में क्या कर सकते हो? निंग दंग रह गया। यह बिना किसी सबूत के तुम क्या करोगे? स्नो हंसा। लेकिन जाहिर है कोई भी शक्ति जितनी ज्यादा शक्तिशाली होगी वह उतनी ही ज्यादा सतर्क होगी। ग्रैंड जिया राजवंश के कानूनों को चुनौती देना एक सजा-ए मौत है। वे ऐसा यूं ही नहीं करेंगे, और अगर वे ऐसा करने का फैसला भी करते हैं तो वे कुछ बेहद गुप्त तरीके अपनाएंगे। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं कि किसी भी कबीले को तबाह करने के कई तरीके हो सकते हैं। हो सकता है कि आप दूसरों के लिए मुसीबत न खड़ी करें, लेकिन वे आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। आखिरकार सबसे जरूरी चीज है खुद को मजबूत बनाना। स्टिलवाटर के मार्क्विस इस विशाल क्षेत्र पर नियंत्रण रखते हैं, लेकिन यहाँ तैनात ग्रैंड जिया राजवंश की सेनाओं के अलावा अमर साधकों का एक और दस्ता भी है, जिसे रेनड्रैगन गार्ड्स के नाम से जाना जाता है। किंवदंती के अनुसार केवल वांशियांक के सिद्धों को ही रेनड्रैगन गार्ड्स में शामिल होने की अनुमति है। रेनड्रैगन गार्ड्स पर भरोसा करके ग्रैंड जिया राजवंश अपने विशाल क्षेत्र पर बेहतर नियंत्रण रख पाता है। याद रखें, रेनड्रैगन गार्ड्स के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। निंग, तुम्हारी प्रतिभा और समझ को देखते हुए किसी बड़ी शक्ति के अधीन संरक्षण प्राप्त करना तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा। साहसिक कार्य पर जाने के बाद तुम्हारे लिए सबसे अच्छा यही होगा कि तुम किसी बड़ी शक्ति या स्कूल में शरण लो। यिचुआन और स्नो ने अपने बेटे को बहुत सी बातें बताईं। वे जानते थे कि निंग जरूर एक बहुत बड़े मुकाम पर पहुंचेगा और शायद पूरे स्टिलवाटर कमांडरी में एक प्रमुख हस्ती भी बनेगा। स्वाभाविक रूप से उन्होंने उसे सावधानीपूर्वक निर्देश दिए और चेतावनी दी, और जो कुछ भी वे जानते थे उसे बताया। अब जाकर निंग को सचमुच समझ आया कि दुनिया कितनी विशाल है। अभी उसे ग्रैंड जिया राजवंश के रेनड्रैगन गार्ड्स के बारे में पता चला, जो सभी अमर साधकों से बने थे। स्टिलवाटर के मार्क्विस द्वारा नियंत्रित विशाल सेना के बारे में, कुछ उच्च स्तरीय कुलों, विद्यालयों, संप्रदायों और निश्चित रूप से कई अन्य कुलों के बारे में जो अपने अपने इलाकों में शक्तिशाली थे, जो लंबे समय तक सरकारी आदेशों को नियंत्रित करने में सक्षम थे। उनके नीचे बेशक अनगिनत असंख्य छोटी छोटी जनजातियां थीं। वाह, निंग का दिल जोश से भरने लगा था। जी निंग, मैं सरपेंटविंग की लाश ले जाऊंगा। बाहर वालों को हम बस यही कहेंगे कि मैंने ही उसे मारा था, यिचुआन ने कहा। आखिरकार तुम बहुत छोटी हो। अगर हम ये प्रचारित कर दें कि तुमने ही उसे मारा था तो इससे अंतहीन मुश्किलें ही पैदा होंगी। मैं ये सब पिताजी को सौंप दूंगा। निंग ने जल्दी से कहा। ठीक है
पिताजी, मैं यहाँ सरपेंटविंग झील पर एक घर बनाना चाहता हूँ। भविष्य में मैं अक्सर यहीं रहूंगा। यहाँ रहते हैं। यीचुआन और स्नो ने अपने चारों ओर देखा। यह इलाका बहुत शांत था। ठीक है, यह एक अच्छी जगह है। यीचुआन ने सिर हिलाया। मैं यहाँ तुम्हारे लिए घर बनाने में मदद के लिए कुछ लोगों का इंतजाम करूंगा। तुम्हारी माँ और मैं अब वापस जाएंगे। जब तुम कहीं घूमने जाओ तो अक्सर वापस आकर हमसे मिलना। मैं जाऊंगा। मैं कुछ ही दिनों में वेस्ट प्रीफेक्चर सिटी वापस जाऊंगा। निंग ने सिर हिलाया। वह ब्लैकटूथ जनजाति के पास जाकर स्प्रिंग ग्रास के छोटे भाई को वेस्ट प्रीफेक्चर सिटी लाने वाला था। यह वादा उसने स्प्रिंग ग्रास से किया था। जल्दी वापस आओ। स्नो ने धीरे से अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरा। ठीक है, निंग ने सिर हिलाया। वह समझ गया था कि एक्वाटिक मैनर में उसकी इस यात्रा ने उसके माता पिता को बहुत परेशान कर दिया था। उस दिन निंग ऑटम लीफ और मोवू को उनके काले जानवरों पर सवार होकर ब्लैकटूथ जनजाति के पास वापस ले गया। पुस्तक 4, अध्याय 10, संरचनाओं पर 9 स्क्रॉल। सरपेंटविंग झील से ब्लैकटूथ जनजाति तक का सफर काफी लंबा था। काले जानवर दिन भर सफर करते और रात में ही आराम करते, फिर भी 3 दिन लग गए। रात का समय। कैंपफायर धधक रहा था। जी निंग और ऑटम लीफ कैंपफायर के पास खड़े थे, जबकि मोवू पहरा दे रहा था ताकि कोई भी बेखौफ जंगली जानवर उसके युवा स्वामी के काम में बाधा न डाल सके। मुझे एक्वाटिक मैनर में मिली विविध वस्तुओं को अच्छी तरह देखने का मौका नहीं मिला। निंग को अचानक याद आया कि हालांकि उसने पहले और दूसरे परीक्षण में हासिल किए गए सभी जादुई खजानों को खंगाला था, लेकिन तीसरे परीक्षण में उसने जो हजारों जादुई खजानों और विविध वस्तुओं को हासिल किया था, उन्हें उसने बांधा था, फिर तुरंत उस काले बालों वाले गोलेम से युद्ध किया था, फिर उस बूढ़े काले बैल से मिला था। उसके पास उन्हें पलटने का बिल्कुल भी समय नहीं था। पहली या दूसरी परीक्षा में मुझे जो विविध वस्तुएं मिली, उनमें से एक गुप्त पुस्तिका थी जो लगभग रिंगड्रॉप सूत्र जितनी ही अच्छी थी। तीसरी परीक्षा में विविध वस्तुओं की संख्या पहली 2 परीक्षाओं से कई गुना ज्यादा थी। निंग ने हाथ हिलाकर एक के बाद एक वस्तुएं निकाली, जिन्हें उसने बाद में गायब कर दिया। शरद ऋतु का पत्ता उत्सुकता से एक ओर देखता रहा। बहुत समय बाद एक और गुप्त मैनुअल, क्लियरविंड मैनुअल। निंग ने उसे पलटा और तुरंत खुश हो गया। यह असल में एक तलवारबाजी मैनुअल है और यह सीधे तौर पर दाव के सच्चे अर्थ का उपयोग करने का निर्देश देता है। ये रेनड्रॉप सूत्र जैसा है। निंग का निर्णय और दृष्टि पहले से कहीं ज्यादा तेज थी। आखिरकार उसे दाव के असली अर्थ की गहरी समझ मिल गई थी, और जैसे ही उसने उसकी विषय वस्तु को ध्यान से पढ़ा, उसे तुरंत ही यह अंदाजा हो गया कि इस तरह की तलवारबाजी का असली मकसद, क्लियरविंड का असली मतलब जानना था। दरअसल गलियारे में मृत सभी लोग केवल जियांटियन स्तर के थे, तो उनके द्वारा ले जाए जा रहे मैनुअल कितने शक्तिशाली या गहन हो सकते थे। दरअसल क्लियरविंड मैनुअल जैसा उत्कृष्ट कौशल तार्किक रूप से वहां होना ही नहीं चाहिए था। उदाहरण के लिए निंग अपने साथ रेनड्रॉप सूत्र या थंडरफ्लेम तलवार नहीं लाया था। इससे ये पता चलता है कि इस मैनुअल का पिछला गुरु संभवतः किसी और भी शक्तिशाली उच्च स्तरीय कबीले से आया होगा, जिसने इस स्तर पर मैनुअल पर बहुत ज्यादा प्रतिबंध नहीं लगाए थे। तीसरे परीक्षण में वाकई कई तरह की चीजें थीं और ढेर सारा खजाना भी। निंग को 3 शक्तिशाली तकनीकें मिलीं। इन मैनुअल्स को पलटने के बाद निंग ने बाकी अलग अलग चीजों की, जो मैनुअल जैसी नहीं लग रही थीं, ध्यान से जांच शुरू की। निंग ने अचानक एक जेड नक्काशी को उलट दिया। यह जेड का 2 फुट लंबा चौकोर टुकड़ा था और जेड पर लंबी दाढ़ी वाले एक बूढ़े व्यक्ति की छवि उकेरी गई थी। रुको! निंग की आंखें चमक उठीं और उसने ध्यान से उसका निरीक्षण किया। पहली नजर में उसने सोचा था कि यह सिर्फ एक नक्काशी है, लेकिन जैसे ही उसने गौर से देखा, उसे लगा जैसे चौकोर जेड का टुकड़ा असल में अनगिनत छोटे छोटे अक्षरों से ढका हुआ है, जो कुछ छोटी छोटी आकृतियां बना रहे थे। ये अक्षर ग्रैंड जिया राजवंश में इस्तेमाल किए जाने वाले अक्षर थे। अक्षर बहुत छोटे थे। अगर कोई आम इंसान उन्हें देखता तो शायद उसे पता भी नहीं चलता, लेकिन निंग कोई आम इंसान नहीं था। उसकी दृष्टि अद्भुत थी और वह 10 किलोमीटर दूर से एक मक्खी को भी देख सकता था। इतनी दृष्टि के साथ स्वाभाविक रूप से वह जेड की नक्काशी पर घने छोटे अक्षरों को पढ़ सकता था। कितना अद्भुत! इस जेड के टुकड़े पर लाखों शब्द खुदे हुए हैं और अनगिनत कलाकृतियां दरअसल एक लंबी दाढ़ी वाले बुजुर्ग की छवि बनाती हैं। निंग ने पहले तो आश्चर्य से सांस छोड़ी और फिर वह उस जगह की तलाश करने लगा जहां ये अक्षर बने थे। जल्द ही उसे पता चला कि सबसे बाएं ऊपरी कोने में 4 प्रमुख अक्षर थे। संरचनाओं पर 9 स्क्रॉल। निंग की आंखें चमक उठीं और वह ध्यानपूर्वक पढ़ने लगा। मैं वू दाओयान 80,000 वर्षों से भी ज्यादा समय से केवल निर्माण तकनीकों पर ही ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ। मैं भाग्यशाली था कि पिछले क्लेश से बच गया, लेकिन मुझे लगता है कि 900 वर्षों में आने वाले अगले महाक्लेश में मैं बच नहीं पाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी निर्माण तकनीकों का सार नष्ट हो, इसलिए मैंने अपनी निर्माण तकनीकों का ज्ञान इन 9 स्क्रॉलों में दर्ज कर लिया है। मुझे आशा है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास सही कर्म भाग्य हो, इसे ध्यान से सीखेगा और समझेगा। शुरुआती शब्दों ने निंग को प्रसन्न कर दिया। जो कोई भी 80,000 साल तक जीवित रह सकता था और फिर भी 3 विपत्तियों और 9 क्लेशों के अधीन था, वह लगभग निश्चित रूप से एक मुक्त अमर था। अमर जो हुआ लाखों साल तक जीवित रह सकता था, लेकिन ज्यादातर ढीले अमर इतने लंबे समय तक नहीं जी पाते थे। 3 विपत्तियां, 9 विपत्तियां। विपत्तियों से बचना आसान था, लेकिन विपत्तियों से बचना मुश्किल। हर 900 साल में एक महाविपत्ति,
हर विपत्ति पिछली विपत्ति से ज्यादा शक्तिशाली लगातार बढ़ती जाती है, जब तक कि अमर जुहुआ जैसा कोई ढीला अमर जो किसी दिव्य अमर के बराबर है भी उसका सामना नहीं कर पाता। एक ढीले अमर का गठन तकनीकों के बारे में ज्ञान ये कमजोर 1000 तलवारों के गठन या विंडविंग इविजन से कम मूल्यवान नहीं है। निंग तुरंत समझ गया कि यह कितना मूल्यवान था। संरचनाओं के बारे में इस ज्ञान के साथ कोई वास्तव में भूमिगत संपत्ति के गलियारों के परीक्षणों में प्रवेश करने गया था। हे भगवान, जिस व्यक्ति ने संरचनाओं का ये ज्ञान प्राप्त किया वह संभवतः संरचनाओं में अकुशल था। आखिरकार संरचनाओं के गूढ़ रहस्यों को समझना बहुत कठिन था। सामान्यतः अमर साधक केवल संरचनाएं स्थापित करना ही जानते थे, वे संरचनाओं के पीछे के सिद्धांतों को नहीं समझते थे। उदाहरण के लिए निंग केवल लघु 1000 तलवारों की संरचना को स्थापित करना और नियंत्रित करना ही जानता था। अमर साधक आमतौर पर अपना समय अधिक शक्तिशाली जादुई खजानों को बांधने या अधिक शक्तिशाली जादू की तकनीकों में लगाना पसंद करते थे। जो लोग अपना सिर नीचे करके संरचनाओं का अध्ययन करते थे वे वास्तव में बहुत दुर्लभ थे, और इससे भी अधिक ये संरचनाएं अत्यंत गूढ़ और समझने में कठिन थीं, जिससे इन संरचनाओं पर अनुसंधान करने वाले और भी दुर्लभ हो गए। ज्यादा संभावना यही है कि जिस व्यक्ति को यह मिला था उसे यह बात समझ नहीं आई होगी, यहाँ तक कि अपनी मृत्यु तक भी उसे कोई उपलब्धि हासिल नहीं हुई थी, और इसीलिए वह भूमिगत संपत्ति बनाने की कोशिश में लग गया था। एक और संभावना ये भी थी कि यह निंग जैसा ही कोई व्यक्ति था, कोई ऐसा व्यक्ति जो गलती से सरपेंटविंग झील में प्रवेश कर गया था और इस प्रकार उसे जबरन एक्वाटिक मैनर में भेज दिया गया था और फिर उसकी मृत्यु हो गई। चाहे कुछ भी हो, ये संरचनाओं पर 9 स्क्रॉल अब मेरे हैं, और मैं सोच रहा था कि यह कैसे संभव हो सकता है कि जब हजारों लोगों के लिए हजारों खजाने जमा थे तो उनमें से एक भी सचमुच कीमती चीज क्यों नहीं ले जा रहा था। निंग ने खुशी से मन ही मन कहा, आखिरकार मुझे एक अनमोल खजाना मिल ही गया, अब इसे अच्छी तरह से देखने का समय आ गया है। उसने तुरंत अपना सिर नीचे किया और इसे फॉर्मेशन पर 9 स्क्रॉल पढ़ना शुरू कर दिया। सभी प्रकार की चीजों का उपयोग करके संरचनाएं स्थापित की जा सकती हैं, और कुछ सचमुच चमत्कारी बड़े पैमाने की संरचनाएं तो स्वयं विश्व को भी संरचना का हिस्सा बना सकती हैं। दिलचस्प। कई लोगों को फॉर्मेशन पर 9 स्क्रॉल नीरस और उबाऊ लगे, लेकिन निंग उन्हें पढ़ते ही मुस्कुराने लगा। फॉर्मेशन के लिए गणना और समझ की उच्च क्षमता की आवश्यकता होती है। गणना करने में सक्षम होना जरूरी था। निंग अपने पिछले जन्म में बेहद होशियार था। अपनी बीमारी के कारण वह स्कूल नहीं जा पा रहा था, इसलिए उसे खुद ही सब कुछ सीखना पड़ा। उसने ऑनलाइन किताबें पढ़कर खुद को सिखाया था, और उसका ज्ञान अपने हमउम्र लोगों से कहीं ज्यादा था, खासकर विज्ञान के क्षेत्र में। अपनी कम उम्र के बावजूद उसने अपार संपत्ति अर्जित की थी। इस जीवन में उन्होंने नुवा पेंटिंग हासिल की थी और अपने दिमाग को विभाजित करने में सक्षम थे, जिससे उनकी मानसिक गणना क्षमताएं और भी तेज हो गईं। पिछले जन्म में पृथ्वी पर शिक्षा प्रणाली ने निंग को सोचना सिखाया था। हालांकि पृथ्वी खरबों छोटे छोटे संसारों में से एक थी, फिर भी इसकी शिक्षा प्रणाली इस संसार से कहीं बेहतर थी, जहां उदाहरण के लिए स्वेलो माउंटेन अभी भी विकास के एक आदिवासी युग में था। यहाँ तक कि जीववंश के वंशज भी आमतौर पर केवल पढ़ ही पाते थे, जबकि छोटे कबीलों के सदस्य किसी भी अक्षर को पहचान भी नहीं पाते थे। इस स्तर की शिक्षा को देखते हुए यहाँ सभी के लिए संरचनाओं का विश्लेषण करना अविश्वसनीय रूप से कठिन होना स्वाभाविक था। ये कहा जा सकता है कि यद्यपि पृथ्वी के सभी कुशल वैज्ञानिक आवश्यक रूप से संरचना विशेषज्ञ नहीं बनेंगे, फिर भी कम से कम वे इस संबंध में बहुत आशाजनक संभावनाएं होंगे। निंग ने पिछले जन्म में जो शिक्षा प्राप्त की थी वह सॉफ्टवेयर जैसी थी। इस जन्म में निंग के पास एक अत्यंत शक्तिशाली आत्मा थी जो हार्डवेयर जैसी थी। स्वाभाविक रूप से वह प्रशिक्षण के लिए बहुत उपयुक्त था। तो ऐसा ही है। पढ़ते हुए निंग के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह यिन यांग ट्विन एनर्जी फॉर्मेशन और उसके जैसे दूसरे फॉर्मेशन वाकई कच्चे हैं। ये पूरी तरह से दुनिया की शक्ति को सक्रिय करने पर निर्भर हैं। इनमें जरा भी हुनर नहीं है। जितना अधिक वह पढ़ता उतना ही अधिक निंग उसकी सराहना करता। लेकिन धीरे धीरे निंग के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई और उसकी जगह एक एकाग्रता आ गई, जिसमें कभी कभी स्तब्धता भी आ जाती थी। रचनात्मक तकनीकों को सचमुच कम करके नहीं आंका जा सकता। निंग ने सिर हिलाया। रचनाओं का तरीका समुद्रों जितना विशाल और असीम है। मैं केवल सबसे बुनियादी सिद्धांतों को ही समझ पाता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं कुछ थोड़े गूढ़ जटिल हिस्सों को देखता हूँ मैं पूरी तरह से भ्रमित हो जाता हूँ। ये बात समझ में आती है। हालांकि इस असीम दुनिया में ज्यादातर लोग थोड़े मूर्ख हैं, फिर भी कई प्रतिभाशाली लोग भी हैं। सैकड़ों या हजारों सालों तक किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करने पर वे निश्चित रूप से पृथ्वी पर रहने वाले हम लोगों से कहीं ज्यादा बेहतर होंगे। युवा मालिक, सूरज उग आया है, हमें बाहर निकलना चाहिए, शरद पत्ता ने अचानक पुकारा। निंग को अचानक पता चला कि दिन हो चुका था। गठन तकनीकें समुद्र की तरह असीम थीं। संरचनाओं पर 9 स्क्रॉल के पहले स्क्रॉल को समझने पर कोई भी गठन विशेषज्ञ माना जा सकता था। दुर्भाग्य से निंग उस पहले स्क्रॉल को भी पूरी तरह से समझ नहीं पाया। इस वजह से वह और भी विनम्र हो गया और उसे उतना आत्मा प्रसन्नता महसूस नहीं हुई। संरचनाओं का विश्लेषण करने से मेरे पास अधिक विकल्प और अधिक रणनीतियां उपलब्ध होंगी। इसके अलावा जब मैं कम 1000 तलवारों वाली संरचना का इस्तेमाल करता हूँ तो मैं इसे और भी तेज बना सकता हूँ और मुझे इसे ऐसे स्थिर तरीके से इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। हालांकि निंग इस क्षेत्र का एक साधारण छात्र था, अब उसे संरचना बनाने के तरीके की बुनियादी समझ हो गई थी।
जिसका सार मार्गदर्शन था। उदाहरण के लिए, शुरुआत में जब वह बेवकूफ़ी से एक साथ सैकड़ों उड़ती तलवारों को नियंत्रित करता था तो उसे हर एक को बारीकी से नियंत्रित करने में मेहनत करनी पड़ती थी, जो मानसिक रूप से बहुत थका देने वाला था। सौभाग्य से उसकी आत्मा बहुत शक्तिशाली थी और इसलिए वह आसानी से छोटे 1000 तलवारों के गठन के चौथे स्तर को निष्पादित करने में सक्षम था। लेकिन अगर वह संरचनाओं का विशेषज्ञ होता तो वह कुछ महत्वपूर्ण तलवारों को अन्य तलवारों का मार्गदर्शन करने में सक्षम होता, जिससे उसकी आत्मा पर भार की मात्रा बहुत कम हो जाती और वह आसानी से कम 1000 तलवार संरचना के अधिक शक्तिशाली स्तरों को निष्पादित करने में सक्षम होता। युवा स्वामी, ब्लैकटूथ जनजाति आगे है, ऑटम लीफ ने पुकारा। तभी निंग ने संरचनाओं पर सोचना बंद किया। सिर उठाकर उसने देखा कि दूर से ब्लैकटूथ जनजाति के पहरेदारों ने उन्हें देख लिया था। ये युवा मास्टर जी हैं, जल्दी करो और नेता को इसकी सूचना दो। ब्लैकटूथ जनजाति के आदिवासियों ने पिछली बार जी निंग को देखा था। इस बार वे तीनों फिर से 3 काले जानवरों पर सवार होकर साथ साथ यात्रा कर रहे थे। उन्हें तुरंत पहचान लिया गया। जैसे ही निंग और अन्य 2 लोग जनजाति के द्वार पर पहुंचे, ब्लैकटूथ व्यक्तिगत रूप से उनका स्वागत करने के लिए वहां मौजूद था। आपको मेरा प्रणाम, युवा स्वामी। ब्लैकटूथ के पीछे आदिवासियों का एक बड़ा समूह था। वे सभी एक साथ घुटनों के बल बैठे थे। निंग ने सिर हिलाया। मुझे स्प्रिंग ग्रास के घर ले चलो। ठीक है, ब्लैकटूथ ने जल्दी से कहा। ब्लैकटूथ जनजाति में एकमात्र व्यक्ति जिसका जी निंग से किसी भी तरह का संबंध था वह स्प्रिंग ग्रास था। निंग ने अचानक बगल से देखा। ब्लैकटूथ के पीछे खड़े एक दुबले पतले बच्चे पर नजर पड़ी, जिसका चेहरा थोड़ा बीमार सा था, फिर भी स्प्रिंग ग्रास जैसा लग रहा था। निंग को याद आया कि उसने पिछली बार इसी बच्चे को देखा था और इसलिए उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? बच्चा अचंभित रह गया। ब्लैकटूथ ने निंग की निगाहों का पीछा करते हुए अपने बेटे की ओर देखा। उसने जल्दी से कहा, जल्दी करो, युवा मालिक की बातों का जवाब दो। तभी बच्चा हकलाते हुए बोला, मेरा नाम ब्लूस्टोन है। ब्लूस्टोन? निंग ने धीरे से खुद से कहा।